धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, सबसे पहले आप सभी को कल जो डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है और जामे इंसा गुरु का कि 2007 से लगाएं तो करीब 13 और 5 14 15 16 17 18वीं वर्षगांठ है। तो आप सबको 18वीं वर्षगांठ की और जामे इंसान गुरु का की और डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस जो कल है उसकी बधाई देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सासंग जी, जैसा आप सबको जानकारी है कि हमने एक डॉक्यूमेंट्री है, वो हालांकि उसको डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता जो दुनियावी तौर पे, पर एक वीडियोस कुछ हमने बना के आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि कैसे रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड, जो जिसकी सजा हजूर पिताजी को दिलवाई मतलब सुनाई गई, जिसका दोषी बताया गया, कैसे रामचंद्र छत्रपति को निर्मल और कुलदीप ने कभी 32 बोर की गोली मारी ही नहीं, एक नकली पिस्तौल से गोली लगी थी रामचंद्र छत्रपति को, जिसमें सिर्फ बारीक छर्रे थे और एक मामूली चोटें थी, जिसके बाद कैसे वो चोटें मतलब वो नकली गोलियां असली में बदल गई और कैसे रामचंद्र छत्रपति की हत्या पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों ने प्लान की और कैसे उसको अंजाम दिया, ये सब डिटेल में हमने आपको ये डॉक्यूमेंट्री के जरिए जैसे भी ये बताया है। बहुत सारे इसमें तकनीकी फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं बताए जा सकते थे, टेक्निकल थे, उस तरह से समझाए नहीं जा सकते थे। कुछ सिखाता भी थोड़ा इसको कहानी का रूप दिया गया, थोड़ा कैसे भी, क्योंकि इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं है, जैसे भी जो भी लोग इसकी नॉलेज रखते हैं, जिसकी भी मदद से ये सब काम हुआ, तो ये सब आपके सामने है। फिर भी सरकार के रिकॉर्ड में क्या है, कोर्ट के रिकॉर्ड में क्या है, ये सब हमने आपको डॉक्यूमेंट्री के जरिए बता दिया, लेकिन असल में ये सब कैसे हुआ ये भी लगभग आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ लोगों के कॉल आए भी हमें थोड़ा सरल भाषा में और समझा दो, सरकार ने क्या किया वो छोड़ो, असल में क्या हुआ वो जानकारी वो लेना चाहते थे, तो उसी को हम आपको ब्रीफ में आज बता देते हैं भी ये हुआ क्या है। क्योंकि जो रिसर्च शुरू हुई, चाहे वो विजेंद्र बग्गा जी हैं चाहे संजीव झा जी, खास तौर पे इन दो लोगों ने जो ज़्यादा काम किया है ये सब पे, तो डॉक्टर नरदीप का भी बड़ा अहम योगदान है, उनको भी हम नहीं नज़रअंदाज कर सकते। तो इन सब में प्लानिंग सब कैसे हुई, क्या हुआ, वो सब छोड़िए, हम मोटे तौर पे समझाते हैं। निर्मल और कुलदीप कौन थे? निर्मल और कुलदीप डेरे के एक दोनों सतब्रह्मचारी थे और ये मिस्त्री थे डेरे में, क्योंकि बहुत से आपके बच्चों को नहीं पता होगी ये जानकारी और उनको भी याद रखनी चाहिए। आप अपने बच्चों को ये इतिहास बताइए। वो मिस्त्री थे डेरा में, लक्कड़ के कह सकते हैं मिस्त्री थे, और बहुत मतलब काफ़ी हुनर वाले, बहुत मतलब हुनर था, कलाकारी बहुत थी उनकी मिस्त्री में। और इसलिए हजूर पिताजी के साथ अक्सर पिताजी, क्योंकि उस समय कौन सा डेरे में इतने बिजनेस वगैरह चलते थे, तो मिस्त्रियों से ही ज़्यादा काम करवाया जाता था, तो इसलिए क्योंकि वो उनके पास हुनर था, तो पिताजी अपनी कोई भी चीज़ सिखाते थे तो उन्हीं को सिखाते थे या उन्हीं को बताते थे भी ऐसे काम करके ले आना। तो इसलिए उनकी तस्वीरें आप सच्ची शिक्षा में देखो आती थी, और उनके अलावा ऐसे बहुत सारे मिस्त्री हैं जिनकी फोटो में पिताजी के साथ आई है। अब क्या है भी, 2002 में गुमनाम चिट्ठी चलती है। एग्जैक्टली जो हुआ है वो आपको बताते हैं, फिल्म आके दिखाने में चीज़ें थोड़ी और हो जाती हैं। 2002 में गुमनाम चिट्ठी आई और गुमनाम चिट्ठी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखी गई। ये गुमनाम चिट्ठी जो अटल बिहारी वाजपेयी को लिखी गई, इसका पैटर्न ये होता है कि प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी जाएगी तो वो मार्क होके आखिर में आपके लोकल थाने में आ जाएगी। तो लोकल थाने में वो चिट्ठी आई और एक डीएसपी रैंक के अफसर को उसकी इंक्वायरी करने के लिए कहा गया। उसने अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट बनाई और कहा भी इस चिट्ठी में सब कुछ बकवास है, ऐसा कुछ भी डेरे में नहीं होता, और उसने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। उसके बाद
अचानक से हाई कोर्ट को क्या सूझता है, हाई कोर्ट वो चिट्ठी उठा लेती है, अभी मैं इस पे संज्ञान लूंगी, और वो सिरसा के सेशन जज को बोलती है अभी इस पे जांच करो। सिरसा का सेशन जज रिपोर्ट देता है अभी डेरे में तो घुसना मुश्किल है, इसके तो किसी एजेंसी से जांच करवा लो। तो सीबीआई को ये जांच हाई कोर्ट दे देती है। 23 अक्टूबर 2002 को हाई कोर्ट में गुमनाम चिट्ठी से संबंधित एक सुनवाई चल रही होती है, और चलती सुनवाई में मतलब जज को ये कहा जाता है, डेरा का कोई वकील होता है कि भाई ये कोई तरीका थोड़ा ही है, चिट्ठी आएगी और आप इस तरह से सीबीआई की इंक्वायरी बिठा दोगे, ये कोई मतलब होता है। तो जज वहां पे एक बात बोलते हैं, हाई कोर्ट के जज, और ये बात रिकॉर्ड पे लिखी नहीं हुई लेकिन बोली गई। वो एक बात बोलते हैं कि भाई ऐसा है, भी हम तो सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी में जो सबूत आएगा वो सबूत पहले हाई कोर्ट देखेगी, अगर उस सबूत में कुछ होगा तभी कार्रवाई करेंगे, वरना कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो बेफिक्रे रहो, इंक्वायरी की रिपोर्ट पहले हम खुद देखेंगे फिर कार्रवाई होगी। जब ये बात 23 अक्टूबर 2002 को हाई कोर्ट में बोली गई जज के द्वारा, तो 24 अक्टूबर 2002 को, क्योंकि अब सबूत कोई था नहीं, जैसा उस डॉक्यूमेंट्री में सैम जी बता रहे हैं कि भी रामचंद्र छत्रपति एकमात्र ऐसा शख्स था जो सामाजिक तौर पे मतलब खुले तौर पे डेरे की खिलाफत करता था, या यूं कहें भी डेरे की मैनेजमेंट जो भी गलतियां करती थी, तो हमने उसके रामचंद्र छत्रपति के लगभग काफी अखबारों की कॉपीज निकलवाई हैं, जितनी हमारी एक्सेस हो सकती थी हमने निकाली है। किसी भी अखबार की कॉपी में कहीं भी हजूर पिताजी का नाम नहीं लिखा गया, मतलब रामचंद्र छत्रपति ने हजूर पिताजी का नाम लिखकर कभी भी उनके खिलाफ कोई झूठी रिपोर्ट नहीं चलाई, ये उनके अखबारों में हमने देखा। इसका मतलब निजी तौर पे रामचंद्र छत्रपति हजूर पिताजी के खिलाफ कोई खबर नहीं चलाता था। तो अब जब हजूर पिताजी का नाम कहीं नहीं था तो फिर चिढ़ क्या थी? चिढ़ मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, भी हजूर पिताजी को जेड सिक्योरिटी मिली हुई थी, तो हजूर पिताजी कहीं गए, ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल करते करते क्या हुआ कि जेड प्लस सिक्योरिटी का अपना एक प्रोटोकॉल है, और उस प्रोटोकॉल में बहुत सारी गाड़ियां, जो भी गाड़ियां चलती हैं जिसको सिक्योरिटी सेफ्टी देनी होती है, उसका पूरा डाटा, वो कब कहां ट्रैवल कर रही हैं, उसमें कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कौन कौन ट्रैवल कर रहा है, ये सारा डाटा सरकार को एडवांस में देना होता है। तो ऐसे वो काफिला रोड पे चल रहा था, उसमें एक गाड़ी ऐसी थी जो चल रही थी लेकिन उसका रिकॉर्ड जो था वो सरकार को दिया नहीं गया था। नतीजा क्या हुआ, भी एक जैसे ही क्या होता है, भी काफिला चलते चलते एक स्टेट को क्रॉस करके दूसरे स्टेट में दाखिल हुआ, क्योंकि जब वीआईपी जेड सिक्योरिटी का काफिला चलेगा तो साथ में पायलट गाड़ी चलती है और सड़कों पे भी पुलिस खड़ती है। तो पुलिस ये वेरीफाई करती है भी जो गाड़ियां रिकॉर्ड में हमारे हैं, क्या उसके अलावा कोई ऐसी गाड़ी तो नहीं है जो रिकॉर्ड में ना हो। तो क्या हुआ, भी एक गाड़ी जब उन्होंने दूसरे स्टेट में काफिला एंटर हुआ तो एक गाड़ी उनको ऐसी मिली जो रिकॉर्ड में नहीं थी, और जैसे ही वो गाड़ी मिली तो आगे जाके जहां पिताजी ने सत्संग करना था, पिताजी सत्संग करने लगे, और सत्संग के बाद जब उठने लगे तो वहां के इलाके का जो डीएसपी है या एसपी है वो आ गया। उसने हजूर पिताजी को आदेश दिया भी जब तक आपको ऑर्डर ना दिया जाए तब तक आपने इस स्टेज से खड़े नहीं होना है, यहां से हिलना नहीं है। आपकी गाड़ियों में एक गाड़ी शक्की है जो हमारे रिकॉर्ड पे नहीं है, जब तक आपकी सारी गाड़ियों की तलाशी नहीं हो जाती तब तक आप यहां से नहीं जा सकते। अब हजूर पिताजी ने जब गाड़ियों की तलाशी, तो वो गाड़ी जो फर्जी पाई गई उस गाड़ी को उन्होंने बाउंड कर दिया। अब हजूर पिताजी ने सारे प्रबंधक बुला लिए, जो भी बंदे सिक्योरिटी का सिस्टम देखते थे उनको उन पे नाराजगी जताई भी तुम्हें ये फर्जी गाड़ी लेकर चलने की जरूरत क्यों है, भी तुम क्यों फर्जी गाड़ी लेकर चल रहे हो। भी 1-2 टके का अफसर हमारे को हमारे मुंह पे आके बोलता, आदेश दे रहा हमें कि भी तुम यहां से हिल नहीं सकते, तुम्हारी गलती की वजह से। भी क्यों, भी अफसर की इतनी औकात है भी हमें कहे भी आके हिल लेना, मतलब एक संत को एक अफसर ऑर्डर दे रहा है, उसकी कोई गलती नहीं, अफसर अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको अपनी जगह सही है, लेकिन गलती किसकी, गलती उसकी जो फर्जी गाड़ी ले रहा है। रामचंद्र छत्रपति वही काम कर रहा है। रामचंद्र छत्रपति मैनेजमेंट जो उल्टे सीधे काम करती थी, उससे जो समाज में या शहर में परेशानी खड़ी होती थी, उस सबकी रिपोर्टिंग वो अपने अखबार में करता था। हाँ, वो एक नास्तिक आदमी था, कामरेड टाइप बंदा था, इसलिए धर्म कर्म की चीजें उसे अच्छी नहीं लगती थी, वो उसके विरोध में था,
तरकशील सोसाइटी वालों से के साथ जुड़ के काम करता था, इसलिए वैचारिक तौर पे भी वो डेरे का विरोधी था, लेकिन खुले तौर पे वो हजूर पिताई के खिलाफ खबर नहीं छापता था। जो भी वो खबर छपती थी ऑब्वियसली वो पिताई के पास भी जाती होगी। जब वो जाएगी तो पिताजी मैनेजमेंट को कोसते भी होंगे, भी तुम्हारी हरकतों की वजह से ये पत्रकार हमारे खिलाफ, डेरे के खिलाफ खबर छापता है, तो तुम साफ सुथरा काम क्यों नहीं करते। जहां लाखों करोड़ों की पब्लिक आएगी वहां कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन अब उसका जब डांट किसको पड़ेगी, मैनेजमेंट को। अब नतीजा ये था, भी दिक्कत किसको थी रामचंद्र छत्रपति से, डेरा की मैनेजमेंट को। पिताजी को दिक्कत तो थी नहीं, क्योंकि पिताजी का नाम लिख के तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, ना कुछ अखबार में खबर छापता था। अब 23 अक्टूबर 2002 को जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो 24 अक्टूबर 2002 को निर्मल और कुलदीप को, उस समय मैं सिरसा में रहता था और शासक नामजी नगर में हमने रहना शुरू कर दिया था, तो जहां पे यह वारदात हुई उससे 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। अब क्या हुआ, भी निर्मल और कुलदीप को भेजा गया और उन्होंने गोली चलाई। अब दूसरे एंड पे आओ, भी उनके पास रिवॉल्वर असली था कि नकली। असल में क्या है, भी डेरा में सारे सतब्रह्मचारी थे और सतब्रह्मचारियों में से कई लोगों के पास असला लाइसेंस था, लेकिन क्योंकि सतब्रह्मचारियों के अलग से बेडरूम तो थे नहीं, वो सोते थे आश्रम में। अब आश्रम में वो सारे हॉल में एक बार में 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे इकट्ठे सोएंगे। एक आश्रम में हॉल होता था, हॉस्टल था एक तरह का, तो वो कौन सा कोई प्राइवेट कमरे थे उनके। तो उनके जो असले थे वो एक कमरे में लॉक किए जाते थे, क्योंकि ये असला सिर्फ उनको सेवा के लिए दिलवाया गया था, लाइसेंस उनका, ना कि उनके पर्सनल लाइसेंस थे। अब ये असला सारा एक कमरे में लॉक होता था, असला एक जगह और जो कारतूस है वो अलग, क्योंकि असला और कारतूस कभी भी एक जगह नहीं रखे जाते। जो असला रखते हैं उनको पता है कि कभी भी अपना असला वो कारतूस एक साथ नहीं रखा जाता, तो वो कारतूस अलग रखे जाते थे, असला अलग रखा जाता था। तो जब ये वारदात हुई तो इन्होंने निर्मल और कुलदीप को नकली रिवॉल्वर दिया और कृष्ण लाल का रिवॉल्वर भी दे दिया खट्टा सिंह ने, जैसा उसकी भांजी बोलती है कि भाई खट्टा सिंह ने कृष्ण लाल का रिवॉल्वर निर्मल कुलदीप को दे दिया। अब एफआईआर के अंदर जो अरिदमन, जो भी अंशुल छत्रपति का या रामचंद्र छत्रपति का छोटा लड़का है, उसने एफआईआर में लिखवा दिया भी दोनों हमलावरों के पास रिवॉल्वर थी। अब एक रिवॉल्वर तो असली थी, दूसरी रिवॉल्वर नकली थी। अब जब पुलिस ने, हालांकि वो मतलब जो हमारे पास जानकारी उस समय से भी है, गोली चलाने के बाद ये लोग वहां से भागे नहीं थे, अपने आप ही इन्होंने पुलिस को सरेंडर कर दिया था। वो तो पुलिस कभी ये बात बताती नहीं है, उनको लगता है भी मेडल मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, इसलिए वो उस हिसाब से काम करते हैं। अब जब पुलिस के पास पिस्टल गए होंगे दोनों, तो पुलिस ने देखा भी एक पिस्टल तो खाली है, उसमें खोल ही नहीं है, और दूसरी पिस्टल नकली है, रिवॉल्वर जो है वो नकली है, मतलब एयर पिस्टल है। अब ऐसे में भी गोली किससे चली, गोली चली एयर पिस्टल से। लेकिन अब क्योंकि ये प्लानिंग पहले से चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, गिरफ्तारी एक व्यक्ति की दिखाई नहीं, जबकि दोनों एक साथ ही गिरफ्तार हो गए थे। और क्योंकि एक साथ गिरफ्तार हुए तो पत्रकारों ने अगले दिन के अखबार में खबर छाप दी कि भैया दोनों बंदे गिरफ्तार हो गए, ये उनके नाम पते हैं और ये उनके पास से बरामद हुआ है। अब उस समय एकदम से प्लानिंग नहीं बनी, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में वो गिरफ्तारी 2 दिन बाद दिखाई गई, जबकि अखबार में वो गिरफ्तारी की खबरें पहले छप चुकी थी। इसका मतलब पत्रकार अंतर्यामी नहीं थे। अब जब नई खबर जो छपी, नई खबर जो आई, उसमें रिवॉल्वर के कारतूस भी आ गए, एक वॉकी टॉकी भी आ गया। अभी कॉमन सेंस लगाओ, अगर वो वॉकी टॉकी लेके गए, मतलब गोभी राम ने बयान दिया कि 6 वॉकी टॉकी डेरे में थी जी, और एक वॉकी टॉकी कृष्ण लाल को इशू की गई भी। अगर कृष्ण लाल को एक क्यों इशू की, अगर उसे वॉकी टॉकी से किसी से बात करनी थी तो एक के साथ एक और इशू करनी थी, 2 इशू करनी थी। और वॉकी टॉकी अगर लेके गए तो उस वॉकी टॉकी पे मैसेज किसको दे रहे थे, मैसेज जिसको देंगे उसके पास भी तो वॉकी टॉकी होना चाहिए। जब उनके पास मोबाइल फोन्स थे, वॉकी टॉकी थी, वो किसको उन्होंने किसी को कॉल किया होगा, किसी को मैसेज दिया होगा क्या? इस पूरे दरमियान पुलिस, उस समय तो व्हाट्सएप कॉल नहीं होता था, इंटरनेट कॉल नहीं होता था, तो उस समय पुलिस ने कोई फोन रिकॉर्ड नहीं निकाला, कोई वॉकी टॉकी से हुआ कम्युनिकेशन नहीं आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि ये सब प्लांटेड था। जो मिस्त्री गरीब है उनके पास उस समय मोबाइल फोन था जब मोबाइल में इनकमिंग कॉल 12 रुपए पर मिनट होती थी, लेकिन ये सब चीजें क्योंकि प्लांटेड थी, अब हमें समझ में आ रही है। अब उसके बाद शक यहां से पैदा हुआ भी ये वॉकी टॉकी कैसे पहुंच गई पुलिस तक। बाकी सब तो ठीक है, अभी वॉकी टॉकी भी तो बरामद कराने के लिए पुलिस के पास पहुंचनी चाहिए, और क्योंकि ये वॉकी टॉकी गोभी राम की कस्टडी में है
तो ये वॉकी टॉकी गोभी राम के अलावा और कौन देगा, और गोभी राम ने ही ये बयान दिया, अभी वॉकी टॉकी मैंने कृष्ण लाल को दी थी। तो यहां से मतलब गोभी राम का इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखता है सरेआम, और उसके बयान की कॉपी हमने आपको स्क्रीन पे जो उसने बोला है, वो सीबीआई का जो कागज है वो हमने आपको डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है, वो आप पॉज करके देख सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपको देखना है वो सब उसमें दिखाए गए हैं। ये काम हुआ है। अब क्या होता है, अभी 28 तारीख को 28 अक्टूबर 2002 को हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होती है, और ये सुनवाई बाबू इंदर सेन जी की तरफ से, और ये कहो भी 129 सतब्रह्मचारी बहनें जो थी उनकी तरफ से एक रिट लगती है हाई कोर्ट में कि जी गुमनाम चिट्ठी की वजह से हमारी बदनामी हो रही है, भी गुमनाम चिट्ठी की वजह से हमारी बदनामी हो रही है। और ये बात हाई कोर्ट में सतब्रह्मचारी बहनों की तरफ से वकील बोलता है। तो वहां पे हाई कोर्ट ये बात रिटर्न में लिखवाती है कि जब तक सबूत आएगा नहीं, सबूत पहले कोर्ट के सामने रखा जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। अब जब हाई कोर्ट ये बात रिटर्न में दे देती है ऑर्डर में 28 अक्टूबर 2002 को, उसके बाद प्लानिंग शुरू होती है भी छत्रपति का जिंदा होना बचना हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर छत्रपति मर जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कोर्ट में भी देखो जी गुमनाम चिट्ठी की खबर जिस पत्रकार ने चलाई उसको डेरे ने मरवा दिया, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो छत्रपति की हत्या 28 अक्टूबर 2002, उस समय उसका इलाज चल रहा था, वो बिल्कुल स्वस्थ हो रहा था, ठीक था, क्योंकि गोलियां नकली थी। और अखबार में ये खबर भी छपी, और ये छत्रपति के ही अखबार में खबर छपी कि इलाज के दौरान उसकी 2 गोलियां कमर में जो थी वो निकाल दी गई। अब क्योंकि गोलियां नकली लगी थी तो ये बात किसी ने नहीं बताई। अब क्या 28 अक्टूबर के बाद अचानक से प्लान बनता है भी छत्रपति को मारना जरूरी है। फिर क्या होता है भी छत्रपति की जो लेफ्ट लंग है, मतलब बाईं तरफ का जो फेफड़ा है, भी प्लान करके 1 नवंबर को या 2 नवंबर को या 30 अक्टूबर को प्लान किया जाता है भी छत्रपति की हॉस्पिटल के अंदर उसकी छाती के अंदर गोली प्लांट की जाए। तो ये गोली, क्योंकि लंग्स का वो डॉक्टर नरदीप ने आपको डॉक्यूमेंट्री में बड़ा अच्छा बताया है भी सिंप्लीफाई तरीके से, भी फेफड़ों के ऊपर एक कवरिंग होती है और फेफड़ा एक तरह से ऐसे फूलता है और फिर सुकड़ता है। अब उसके बाहर चिकनाई होती है और उसको जगह चाहिए फैलने की, सुकड़ने की। अगर उस लेयर के बीच में पानी या हवा कुछ भी आ जाए, मतलब अगर हवा आ जाए तो उसे न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, नहीं तो प्लूरल इफ्यूजन कह देते हैं भी उसके बीच में कुछ इफ्यूज हो गया, आ गया है, मतलब प्लूरा एक लेयर का नाम है, भी कुछ आ गया है। ये सब चीजें फेफड़े के और उसकी लेयर के बीच में आ गई हैं और इससे फेफड़े को फैलने को जगह नहीं मिल रही। ऐसे में व्यक्ति को सांस नहीं आता और उसको अचानक से वेंटिलेटर या ये सब देना पड़ता है। तो ये चीज भी उसके फेफड़े में वो प्लांट की गई, बुलेट ये साइड से प्लांट की गई। अब क्योंकि लंग कंट्यूजन का मतलब है भी जो फेफड़ा है वो कट गया। अब फेफड़ा ऐसे कैसे कट गया कि मतलब ऐसे कैसे कट गया वो फेफड़ा, तो कुछ चोट लगी होगी उसे। अब एक तरफ तो पुलिस मतलब एमएलआर रिपोर्ट दे रही है कि भी सिर्फ गोली लगी है, हाथापाई नहीं हुई, तो फिर पसली कैसे टूट गई, तो उन्होंने मतलब सॉरी भी फेफड़ा कैसे फट गया, तो फेफड़ा फाड़ने के चक्कर में उन्होंने पसली तोड़ दी, भी पसली टूट के फेफड़े में घुस गई, इसलिए फेफड़ा फट गया। अब लेफ्ट वाला फेफड़ा फटा तो समझ में आता है में पसली टूट गई। जब उन्होंने मेडिकल फाइल में राइट वाला फेफड़ा भी फाड़ दिया, भैया इसकी पसली तो टूटी नहीं राइट वाले फेफड़े की, ये कैसे फट गया भी, नेचुरल वो कभी फट ही नहीं सकता, कोई ना कोई चोट लगेगी तो फटेगा। भी राइट वाला फेफड़ा तो पसली तोड़ के फाड़ दिया आपने, लेफ्ट वाला कैसे फाड़ोगे। तो अब क्या है भी सारा खेल खराब हो गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आ गया भी पसली का फ्रैक्चर तो हुआ ही नहीं। अब जब पसली फ्रैक्चर ही नहीं हुई, उसके बाद क्या है भी आपको एक चीज बताएं भी, हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट जो मेडिकल के थे वो इतने कॉम्प्लिकेट होते हैं, वो आपको हम दिखाते तो आपको समझ में भी नहीं आते, क्योंकि आईसीयू में बहुत सारी चार्टिंग होती है मरीज की और बहुत कॉम्प्लिकेट चार्ट होता है वो। तो आईसीयू के चार्ट्स हमें कोर्ट से मिले
कि उस समय में जो आईसीयू में ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि मेडिकल फाइल तो सारी बदल दी, लेकिन नर्सों की फाइल बदलना भूल गए। अब वो चार्ट जो है वो नर्स बनाती है। आमतौर पे इलाज कैसे चलता है कि डॉक्टर अस्पताल में आएगा, मरीज को देखेगा और वो बोलेगा भी ये वाला इंजेक्शन इसको लगा दो, ये वाला इंजेक्शन बंद कर दो, ये वाली दवाई दे दो, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, वो सारा लिख के चला जाएगा। अब नर्स क्या है, नर्स ने क्या करना है भी जो जो डॉक्टर लिख के गया है वो टाइम लिख के जाएगा भी इतने बजे देना है। नर्स ने अपना रिकॉर्ड बनाने में मैंने इतने बज के इतने मिनट पे ये वाला इंजेक्शन दिया, इतने बज के इतने मिनट पे मरीज को मैंने ये खाने को दिया, फिर उसको उसके जो मतलब पेशाब की थैली लगी है उसमें कितना पेशाब आया, उसके जख्मों में जो पाइपें लगी है उसमें से कितना खून बाहर आया, ये सारा डाटा नर्स बनाती है आईसीयू के मरीज का। जो ऐसा मरीज होता है कॉम्प्लिकेट, तो ये सारा डाटा छत्रपति का नर्स बना रही थी। अब छत्रपति का वो सारा डाटा तो बन रहा था, लेकिन उसमें एक चीज गड़बड़ मिली, वो ये डॉक्टर तो जगह जगह लिख रहे हैं भी इसके दाएं फेफड़े में से इतना खून बाहर निकला, इतना खून बाहर निकला, लेकिन नर्स ने कहीं ये बात लिखी ही नहीं भी इसके दाएं फेफड़े में कोई ट्यूब भी लगी हुई है। मतलब डॉक्टर तो लिख रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर वाली फाइल तो बदल दी, नर्स वाली फाइल नहीं बदली। उन्होंने ये दिखा दिया भी डॉक्टर वाली फाइल, हम डॉक्टर वाली जो पाइप है ये हमने 25 अक्टूबर को ही डाल दी, जबकि नर्सों की फाइल के हिसाब से 30 अक्टूबर तक वो पाइप नहीं डली थी और 1 नवंबर तक भी वो पाइप 2 नवंबर को डाली गई, वो भी राइट फेफड़े में, लेफ्ट में फिर नहीं डाली गई। मतलब ये सारी प्लानिंग इस तरीके से बनी कि भाई फेफड़े के अंदर बुलेट प्लांट हुई 28 अक्टूबर 2002 के बाद। अब क्योंकि जब आपने फेफड़ा फाड़ दिया, एक जगह से दोनों फेफड़े फाड़ दिए, तो ऑब्वियसली मरीज का बीपी डाउन जाना था, उसको शॉक होना था, वो उसका इन्फेक्शन फैलना था, तो उसको बुरी तरह इन्फेक्शन फैल गया। जब उन्होंने देखा भी अब इसका पूरा इन्फेक्शन फैल गया, अब इसको उठा के अपोलो हॉस्पिटल भेज दो, अब सरकारी में काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे, अब बाकी का काम प्राइवेट हॉस्पिटल संभाल लेगा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में सेटिंग करना सरकारी के मुकाबले आसान है, क्योंकि वहां पे गिने चुने डॉक्टर होते हैं। सरकारी में क्या 6-6 घंटे बाद नर्स किसकी ड्यूटी लगेगी ये किसी डॉक्टर के कंट्रोल में होता नहीं है, वो तो पीछे से लग के आती है ड्यूटी। तो इसलिए सब कुछ चला इस तरह से। अब सबूत ऐसा नहीं जितने सबूत आपको दिखाए गए, क्योंकि जो हमारे सलाहकार थे उन्होंने मेरे को बोला अभी कुछ सबूत आप अपने हाथ में रखना और सामने मत रखना। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं, जिन जिन डॉक्टरों ने इस फाइल बनाई उनके सिग्नेचर हैं फाइल में। हमने ये डॉक्टर ढूंढ लिए भी ये इस समय वे कहां कहां हैं। हमने इन सभी डॉक्टरों के पास मरीज भेजे कि भाई इनके पास जाओ। ये सारे डॉक्टरों के पास मरीज बन के गए लोग, और इनके पास एक बार नहीं गए, कई बार गए कि भाई इन सबकी हैंडराइटिंग के और सिग्नेचर के सैंपल आएंगे हमारे पास, और उस समय पता चलेगा इस फाइल में जिस जिस डॉक्टर के नाम से साइन हुए हैं भी क्या इनकी हैंडराइटिंग यही है। तब हमें वहां से समझ आ गया भी हैंडराइटिंग कहीं कहीं तो मिल रही है, कहीं कहीं नहीं मिल रही। मतलब एक डॉक्टर तो ऐसा था जिसके 15 तरह के साइन है इस फाइल में, तो मतलब इसका मतलब उसके नाम से कोई और फाइल बना रहा है। ये सारी चीजें जब फर्जीवाड़ा समझ में आ गया, अब मसला ये था भी आखिर में हुआ क्या होगा, भी कैसे पता चले भी गोली नकली लगी थी। फिर कुछ बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स थे, जो ऐसे डॉक्टरों को ढूंढा गया भी जो डॉक्टरों ने ऐसे मरीजों का ऑपरेशन किया गया करा हो जिनके गोलियां लगी हैं। तो जिन डॉक्टरों को हमने ढूंढा उन्होंने बताया भी गोली सिर्फ भी गोली नहीं लगती। ये तो हमें तो पता नहीं है, मैंने भी केस नहीं देखे, मैं आप डेंटिस्ट आदमी हूं और हमने डेरे के अंदर भी ऐसा कोई केस नहीं देखा। फिर उन डॉक्टरों ने बताया भी जब गोली लगती है तो अकेली गोली नहीं लगती, गोली के साथ छर्रे भी लगते हैं। कुछ छर्रे का मतलब गोली के फ्रैगमेंट्स होते हैं, और ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है तो सिर्फ गोली नहीं निकालता, उसके साथ जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो भी निकालने पड़ते हैं, क्योंकि इन फ्रैगमेंट्स में लेड नाम का एक धातु है, लेड यूज होता है, और अगर नहीं निकालोगे तो इस लेड का जहर फैल जाता है। और पूरे मेडिकल रिकॉर्ड में गोली नहीं निकालने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, अभी हमने गोली निकाली हुई और छर्रे निकाले, ऐसा कोई डॉक्टर ने रिकॉर्ड नहीं लिखा। यहां से डाउट शुरू हुआ भी जब छर्रे शरीर में थे ही नहीं, होते तो निकलते, इसका मतलब शरीर में छर्रे है ही नहीं। उसके बाद जो एक्सरे हुए या सिटी स्कैन हुए जिसमें गोली दिखी, उसमें छर्रे क्यों नहीं दिखे, मतलब छर्रे थे ही नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी भी, वो चलो आगे बताते हैं कि पेनक्रियाज होता है शरीर में, जो इंसुलिन बनाता है जो शरीर में, इन्होंने वो डॉक्टर नरदीप ने बताया भी पेनक्रियाज के अंदर एक होल हो गया जी, उससे ट्रीटमेंट सारा बिगड़ गया, उससे इन्फेक्शन फैल गया।
अब ये मसला जब आया, यहां पे भी गड़बड़ हो गई भी। पेनक्रियाज में होल है, और आप आम तौर पे देखना कि एक सीरम अमाइलेज, जिनको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, जब पेनक्रियाज में कोई भी इंफेक्शन फैलता है तो सीरम अमाइलेज नाम का एक टेस्ट होता है, उसमें उसकी वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। तो अब पेनक्रियाज का जो ट्रीटमेंट चला, उसमें पेनक्रियाज के टेस्ट तो नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन पेनक्रियाज की सर्जरी हो गई, पेनक्रियाज के सारे टेस्ट नॉर्मल चल रहे हैं। यहां पे डाउट हुआ, और लेकिन तब हमारे पास सिटी स्कैन की फिल्म्स नहीं थी, क्योंकि सिटी स्कैन की फिल्म की कोर्ट से कॉपी कैसे होगी? बाकी डॉक्यूमेंट तो फोटोस्टेट होके मिल जाएंगे, उस पर स्टैंप लग के मिल जाएगी, सिटी स्कैन की फोटो कॉपी कैसे हो जाएगी? वो तो एक फिल्म है, वो तो मशीन से निकली है, वो तो आर पार देखना पड़ता है उसको, उसकी फोटो कॉपी हो नहीं सकती थी। फिर हमारे को किसी ने तरीका बताया, अभी कोर्ट से ये भी मिल जाता है, अभी इसको आप सुपरिटेंडेंट से बात करो। तो वहीं के कोर्ट के लोगों ने, जो वहां के किसी मतलब अफसर ने कह लो, कोर्ट के एक ऑफिसर ने हमारे को समझाया भी कैसे ये आपने अप्लाई करना है, कैसे ये आपको मिलेगा। तो वो सुपरिटेंडेंट की मदद से हमें फिर वो एक्सरे मिले, एक्सरे की फिल्म्स मिली, सिटी स्कैन की फिल्म मिली। फिर ये सब फिल्म्स अलग अलग रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो सिटी स्कैन एमआरआई करते हैं, तो अब एक डॉक्टर को दिखाई, फिर दूसरे को दिखाई। फिर उसके बाद दिल्ली में कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो मेडिकल लीगल काम करती हैं, और उनकी मोटी फीस है हालांकि, तो वो आपको आप बता देती हैं, आप पैसा लेके भी, या कंसल्टेंसी देती हैं भी इसमें क्या कुछ हुआ है। तो ऐसी एक कंपनी है सुप्रीम मेडिको लीगल प्रोटेक्शन नाम से। उस कंपनी के मालिक एम्स का बहुत बड़ा डॉक्टर हैं, अब पता नहीं शायद वो जीवित है कि नहीं। फिर उनकी फीस दे के हम उनसे मिले, उनको ये सारी रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने हमारे को ये समझाया भी काफी कुछ इसमें भी कैसे ये काम करता है सिस्टम। फिर भी ये चीज मतलब कंक्लूजन पे नहीं आई भी नकली गोली चली होगी, ये फिर भी नहीं आया। अभी हमें ये बात फिर भी डाउट खटकती रही भी आखिर ये गड़बड़ हुई तो हुई क्या है भी, आखिर ये इतना मैनिपुलेशन किया क्यों है? जब एक बुलेट आ सकती थी तो बाकी 3 भी आ सकती थी। जब 12 कारतूस बरामद दिखा दिए तो 12 में से 2 और दिखा देते। जब इतना कुछ मैनिपुलेट हो रहा है तो 2 कारतूस एक्स्ट्रा डालने में क्या दिक्कत थी? प्रॉब्लम ये थी कि असल में गोली तो नकली थी, वो निकल चुकी थी, छोट एयर पिस्टल से चली हुई गोली थी। ये बात हमने फिर कंक्लूड तो कर ली। यहां पे मैं आपको एक चमत्कारिक घटना बताता हूं। हम जितनी भी टीम लगे थे भी, उन्होंने कंक्लूड तो हो गई भी ये गोली नकली चली है इसका मतलब। अब सवाल ये था भी कंक्लूजन तो ये हमारा है, लेकिन इस कंक्लूजन को साबित कैसे करेंगे? ये तो अच्छे खासे बंदे को समझ में आ जाए भी। पुलिस की रिपोर्ट पता है क्या कहती है कि 5 फुट की दूरी से 1 किलोमीटर 1 सेकंड में, मतलब आप सोचो भी 1 सेकंड के अंदर आदमी 1 किलोमीटर निकल जाए तो कितना तेज चल रहा होगा। उसकी स्पीड 1000, मतलब एक गाड़ी 1000 की स्पीड पे, जैसे आप कहते हैं ना अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 किलोमीटर मतलब एक तरह से चल, इतनी स्पीड से कितना कैलकुलेशन है, मैं शायद गलत कैलकुलेट कर लूं, 1000 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड पे कोई गाड़ी चले और वो किसी दीवार से टकराए तो उस गाड़ी का क्या बनेगा और उस दीवार का क्या बनेगा? अब इंटरेस्टिंग क्या था भी, पुलिस कह रही है या सीबीआई कह रही है भी 5 फुट की दूरी से 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गोली चली और छत्रपति के कच्छे ने वो रोक ली। मतलब कच्छा क्या, बुलेट प्रूफ कच्छा पहना हुआ था, कच्छे ने वो गोली रोक ली। मतलब कच्छे में ही फंस के रहेगी जी, आगे जा ही नहीं पाई। मतलब कमाल नहीं हो गया भी? 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाली गोली कच्छे ने रोक ली, शरीर में घुसने नहीं दी। जबकि वो फौजी साहब उसमें बता रहे हैं भी गोली तो शरीर फाड़ के बाहर निकल जाएगी इतनी दूर से। इतना छोड़ो, आप 50 मीटर की दूरी से भी गोली चलाओगे, अगर वो सही जगह लग जाए तो जान ले जाएगी आपकी। तो इतनी खतरनाक होती है गोली की स्पीड। फिर क्या हुआ भी, यकीन मानो हमें, क्योंकि हमने कभी बंदूक चलती उतनी देखी नहीं थी, तो हमारे को उन्होंने बकायदा फायर करके दिखाए। क्या आपको मैं फायर करके दिखाता हूं कितनी स्पीड, आपको पता चले भी बंदूक जब 32 बोर की गोली निकलती है तो कैसे निकलती है। मेरे को फायर करके भी सैंपल दिखाया भी, आपको समझ आ रहा है कितनी जोर से बुलेट निकली है, फिर दिखाया इसका इंपैक्ट कैसा होता है। हालांकि वो हम आपको
हाँ, भी दिखा नहीं सकते थे कैमरे पे, वो हमने कैमरे पे रिकॉर्ड भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए हमने ये चीज देखी भी। बुलेट, एक बंदूक मैंने हमने कभी नजदीक से ऐसे किसी को फायर करते देखा नहीं था, तो फायर करते जब देखा अभी किस तरह से फायर होता है 32 बोर की पिस्टल से, रिवॉल्वर से, और कितनी कैसे गोली निकलती है और कितना डैमेज उन्होंने दिखाया भी। देखो, एक दीवार पे मैं 5 फुट की दूरी से गोली मारूंगा, इस पे कितना डैमेज, हालांकि उन्होंने मेरे को पीछे खड़ाया ओट में, भी गोली बाउंस भी हो सकती है। तो जब वो चीज हमने प्रैक्टिकली देख ली, फिर हमें समझ में आया भी कच्छा कैसे रोक लेगा ये गोली। 5 फुट की दूरी से 32 बोर की गोली चलेगी और कच्छा रोक लेगा इतनी इतनी स्पीड से चल, जो दीवार की ईंट में इतना छेद कर जाएगी गोली, भी वो कच्छे में छेद, कच्छे को क्रॉस नहीं कर पाएगी। कमाल हो गई। तो खैर, ये सब चीजें सामने आई। अब ये तो समझ में आ गया भी छत्रपति की हत्या डॉक्टरों ने की, पीजीआई के डॉक्टरों ने। अब वो बुलेट कौन से डॉक्टर ने प्लांट की ये हमें नहीं पता, लेकिन उस रिकॉर्ड में 5 डॉक्टरों के नाम है जिन्होंने छत्रपति का इलाज किया। उसमें से एक डॉक्टर ने शायद कोर्ट में गवाही दी है, बाकियों ने शायद नहीं दी। पीजीआई के 1 या 2 डॉक्टर, एक ने दी है, सर्जरी के एचओडी के हैं, उनका नाम भी हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। एचओडी सर्जरी कड़वासरा कोई नाम के डॉक्टर है, उन्होंने गवाही दी। अब आप अंदाजा लगाओ भी एक नकली गोली को असली बनाने के लिए, इसका मतलब क्या है भी, रामचंद्र छत्रपति का मर्डर प्लान हुआ बाद में, उनको भी कुलदीप और निर्मल की गोली से उनकी मौत नहीं हुई, प्लान हुआ बाद में। और इसके अंदर जो पुलिस वाला है जिसने बंदूक रिकवर करी, तो हाँ, ये रोमाना सिंह लिख रहे हैं भी एंट्री वाउंड एग्जिट वाउंड बुलेट होता है, पीएम रिपोर्ट। हाँ भी, असल में गोली जब जलती है ना, गोली जो एंट्री वुंड होगा वो फिर भी बारीक होगा, लेकिन जो एग्जिट वुंड होगा, बाहर से गोली जहां से निकलेगी वो फाड़ के निकलती है, उसका छेद ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उस समय उसमें डेविएशन भी आएगा, उसकी वेलोसिटी अलग तरह से होगी, उसका प्रोजेक्टाइल अलग हो जाएगा, तो उसका डैमेज जो बाहर निकलती है वो ज्यादा बड़ा जख्म करके निकलती है। अब चमत्कारिक घटना सच में आपको बताने वाला था। अब जब ये एडिटिंग हो रही थी तो मेरे को एडिटर ने कहा कि भाई ऐसा है भी, आप हम एडिटिंग कर रहे हैं भी, आप कोई ऐसी फोटो दे सकते हो जिसमें नकली बुलेट का जख्म कैसा होता है और असली बुलेट जो लगी हो उसका जख्म कैसा होता है, भी हम कंपैरिजन दिखा सकें इसके ऊपर। तो हम क्या है भी गूगल पे ढूंढने लगे भी नकली बुलेट और असली बुलेट का जख्म कैसा होता है। जब मैं ये खुद ढूंढ रहा था कि भाई जख्म कैसा होता है भी, उसका फोटो एडिटिंग में हम दिखाएं, तो यकीन मानो मेरे सामने मैंने ऐसे गूगल पे डाला कि भी एयर पिस्टल बुलेट वुंड, ऐसे भी उसमें इंजरी कुछ भी जो भी गूगल पे डाला, तो मेरे सामने एक एल्सेवियर पब्लिकेशन की रिसर्च रिपोर्ट आ गई। वो रिसर्च रिपोर्ट जो आई, वो एक देश के अंदर ठीक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें एक बच्चे को इसी तरह से एयर पिस्टल से गोली मारी गई थी और उसकी आंतड़ी फट गई थी। लेकिन उसमें उसके अलावा 2 केस और थे जिसमें ये सारी चीज फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डिस्क्राइब की थी भी कैसे एयर पिस्टल की बुलेट जानलेवा हो जाती है अगर ज्यादा नजदीक से चलाई जाए, और वो किस हद तक डैमेज करती है, और कैसे मतलब कितनी नजदीक से चलाओगे तो कितने शरीर के अंदर वो घुसेगी, और कैसे उसकी मारक क्षमता है, और कितना नुकसान असली बुलेट के मुकाबले नकली बुलेट का कम होता है। ये सारी डिटेल उस रिसर्च आर्टिकल में दी गई है। आप डॉक्यूमेंट्री का जब चौथा हिस्सा देखेंगे जहां पे संजीव झा जी ये बात बोल रहे हैं कि भाई बिहार के लोग हैं, हमें तो नकली पिस्टल के बारे में अच्छी तरह पता है, हालांकि संजीव झा जी की काफी खुद की भी ट्रेनिंग है, कमांडो ट्रेनिंग, उन्होंने भी मतलब बहुत सारे कमांडो तैयार किए हैं, तो उनको वैसे भी इन सब की नॉलेज है। लेकिन चलो वो फिल्माया गया है, चीजें तो उस तरह से बताई गई हैं। तो हमने उस रिसर्च आर्टिकल का एक स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिया है। तो वो स्क्रीनशॉट मतलब ये एक ऐसी घटना थी भी जो नैरेटिव हमने अपनी रिसर्च से निकाला, उसको साबित करने का सबूत हमारे पास नहीं था, लेकिन ऐसे पब्लिशर की रिसर्च हमारे सामने अचानक से आ गई भी जो 2023 में हुई है। और ये रिपोर्ट से हमारी, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो सिमिलर वैसा ही केस जैसा रामचंद्र छत्रपति का केस है, भी पेट में गोली लगी जिससे आंत फटी, सेम केस मतलब
उसका रामचंद्र छत्रपति, और सेम केस ही उस रिसर्च में बिल्कुल वैसा ही केस था, बस उसमें वो बच्चा था, तो बच्चे का क्योंकि शरीर पतला होता है तो उसको डैमेज उसने ज्यादा किया था थोड़ा, और बड़े आदमी का शरीर की चमड़ी थोड़ी सख्त होती है, तो ये फर्क था। लेकिन उसमें पूरी डिटेल में रिसर्च आर्टिकल पूरा था। एल्सीवियर पब्लिकेशन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिकल पब्लिशर है, उसने ये रिसर्च पब्लिश की हुई है। तो ये एक ऐसा चमत्कार था भी, हमें हमारी रिसर्च का प्रूफ मिल गया कि भी अब इस रिसर्च को हम चैलेंज कर सकते हैं। रही बात हो क्या भी कच्चा म्यूजियम में होना चाहिए, जी वो कच्चा हो सकता है किसी म्यूजियम में ही हो, क्योंकि एफएसएल मतलब फोरेंसिक लैब में तो वो कच्चा पहुंचा ही नहीं, जिस कच्चे ने गोली रोकी वो कच्चा पहुंचा ही नहीं। तो वो सारी चीजें हमने इस डॉक्यूमेंट्री में बताने की कोशिश की है कि सिर्फ 2 ग्राम मिट्टी के अंदर ही रामचंद्र छत्रपति का खून बरामद हुआ पुलिस को। अब जब आपने पंचकुला में हमने गोलियां लगती देखी हैं, सिरसा में मैंने अपनी आंखों से लोगों को गोली लगी देखी है, मतलब लगती देखी है। अब कैसा जख्म होता है गोली का, मैंने बहुत करीब से देखा वहां पे उनको जख्मी होते और कितना खून बहता है। और ये कहें भी 2 ग्राम मिट्टी में सिर्फ खून मिला, क्योंकि गोली नकली लगी थी, उसमें छर्रे नहीं थे। पुलिस मतलब डॉक्टरों ने शरीर के अंदर गोली छोड़ दी, लेकिन लेड टॉक्सिसिटी का एक भी लक्षण नहीं है बॉडी के अंदर। अगर गोली असली होती तो बॉडी के अंदर लेड टॉक्सिसिटी के लक्षण आने चाहिए थे। ये मतलब बहुत टेक्निकली डेप्थ में था, इसलिए ये सारी चीजें हमने डॉक्यूमेंट्री में डिस्प्ले नहीं की। तो कुल मिला के ये आपको समझाने का मकसद यही है भी असल में भी रामचंद्र छत्रपति की हत्या कैसे प्लान हुई। इसके बाद मसला था भी रामचंद्र छत्रपति की एक बड़ी बेटी भी है जिसका इस केस में कोई जिक्र नहीं है, तो वो जानकारी भी हमें मिली भी रामचंद्र छत्रपति की बड़ी बेटी भी है, और उससे ये जानकारी निकल के आई भी रामचंद्र छत्रपति का जो स्वभाव था अपने घर में वो बहुत ज्यादा सख्त था, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी टाइप बंदे थे और अपनी थोड़ी रिजिड सोच पे थे भी, क्रांतिकारी टाइप। और उसमें मतलब वो लोकल एक नेताओं के कब्जे में किसी संस्था की, शायद डेरा बाबा भूमन शाह कोई डेरा है यहाँ पे, मैं गया नहीं हूं लेकिन मैंने सुना है। उसकी 150 एकड़ जमीन किसी गुंडों ने, कई नेताओं ने शायद कब्जा ली थी, और वो जमीन रामचंद्र छत्रपति ने आंदोलन करके छुड़वाई थी। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था शहर में, 5000 लोग उसमें जुटे, रैली निकली बहुत बड़ी, और प्राइवेट आदमी 5000 बंदा जुटा ले बहुत बड़ी बात होती है, एक आम पत्रकार। तो तब उनको शहर में बहुत मान्यता मिली भी, इतना जबरदस्त पत्रकार है। तो मेरे ख्याल से भी रामचंद्र छत्रपति अपना काम सही कर रहे थे, जो काम एक पत्रकार को करना चाहिए वो कर रहे थे। लेकिन एक बतौर एक पर्सनल लेवल पे, क्योंकि वो नास्तिक विचारधारा के थे, तो शायद उनको डेरे से निजी तौर पे चिढ़ थी भी, धर्म कर्म की चीजें उनको अच्छी नहीं लगती थी भी, धर्म का मामला या फिर धर्म प्रचारकों को वो एक ही निगाह में, तो सबको एक ही तराजू में तोलते थे, इसलिए शायद डेरे से नफरत करते थे। लेकिन फिर भी जो खबर वो चलाते थे वो कुछ हद तक सही भी होती, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है मैनेजमेंट कैसे कैसे काम करती थी। तो ये सारी चीजें चलती थी इस तरह से। इस सब के बाद अब ये चीज स्पष्ट है भी रामचंद्र छत्रपति की हत्या कैसे हुई। अब क्योंकि शक का दायरा रामचंद्र छत्रपति के परिवार पे भी जाता है, सबसे बड़ी बात ये भी, अंशुल छत्रपति ने ये बयान दिया रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने कि भी रामचंद्र छत्रपति के जो फादर थे वो अपने बेटे से मिलने कभी आए ही नहीं अस्पताल में। मतलब जैसे ही रामचंद्र छत्रपति को होश आया वो उनसे बिना मिले ही चले गए, ना उन्होंने कभी हालचाल पूछा फोन पे, ना ही वो कभी मिलने आए। मतलब ये बात हजम नहीं होती भी, एक बाप अपने मरते हुए बच्चे को देखने भी नहीं आएगा, उसका तो मतलब ये कॉमन सी चीज है भी। बाप के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? अपने बच्चे की अर्थी उठाना एक बाप के लिए सबसे बड़ा दुख है भी। आज के प्रोग्राम का नाम ही कच्चा रखना चाहिए। तो बाप के लिए सबसे बड़ा दुख है अपने बच्चे की अर्थी उठाना। इतना बड़ा दुख बाप को था, बाप का तो रो रो के बुरा हाल होगा, वो तो एक एक सेकंड की खबर लेगा भी, एक एक सेकंड की। और ये अंशुल छत्रपति ने बयान दिया भी, मेरा दादा तो जी कभी अस्पताल देखने भी नहीं आया, उसने फोन पे हालचाल भी नहीं पूछा। रामचंद्र छत्रपति डेली अपने पत्रकारों को, अपने दोस्तों को फोन कर रहे हैं, हजारों लोग अस्पताल में उनसे मिलने भी आए। ये हम नहीं कह रहे,
रामचंद्र छत्रपति का अखबार ये बात बोल रहा है। कितने लोग उनसे अस्पताल में मिलने आते, चीफ मिनिस्टर तक तो मिलने आया उनसे अस्पताल में उस समय का ओम प्रकाश चौटाला। तो मतलब चीफ मिनिस्टर तक जिस बंदे को मिलने आ रहा है वो उसका अपना बाप मिलने नहीं जा रहा है उससे। कमाल की बात है। तो ये बयान सरासर झूठ है। हम ये भी समझ सकते हैं भी ये बयान शायद वकीलों ने दिलवाया हो भी यार अगर दादे को बीच में घसीटेंगे फिर उसका बयान कराना पड़ेगा, तो बेटर है भी ये बयान दे दो ताकि दादे का बयान ही ना हो सकता है वकीलों की सलाह पे उसने दिया हो, क्योंकि मैं मान सकता हूं वकील ऐसे ही सिखाते हैं। लेकिन अगर ये बयान उसने अपनी मर्जी से दिया, अपने हिसाब से दिया, क्योंकि उसकी उम्र भी 22 साल की थी। अब 22 साल के बच्चे, वो कौन सा कोई पेशेवर मुलजिम था या पेशेवर मतलब फौजी आदमी था या पुलिस का बंदा था जिसको मतलब आदत हो, देखा, उसको पता हो भी अपराध कैसे होता है। उसकी कौन सा अपराध की दुनिया से बात था। वो एक स्टूडेंट था, पढ़ने वाला होगा, उस टाइम पे पढ़ता होगा कॉलेज वगैरह में। तो हो सकता है भी क्योंकि उसका भी इस्तेमाल किया गया होगा भी, अंशुल छत्रपति के ही कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही थी, उसको ही बड़ा योद्धा बना के पेश किया गया कि भाई तू तो भैया इतनी बड़ी संस्था से लड़ाई लड़ रहा है, ये है वो है। जबकि उसके साथ खड़े बंदे, अब उसके साथ एक वकील का नाम आता है, उसका नाम है लेखराज ढोट, सिरसा का वकील है लेखराज ढोट। लेखराज ढोट ने कोर्ट में बयान दिया कि भाई, हमने ये चीज भी आपको दिखानी थी। लेखराज ढोट एक तरफ कोर्ट में बयान देता है कि भाई मेरे सामने निर्मल की गिरफ्तारी हुई। अब कोर्ट ने लेखराज ढोट के बयान को ही सच माना, पुलिस की गवाही को सच नहीं माना। जब पुलिस की गवाही पे सवाल उठे कि पुलिस ने जी मान लो रिवॉल्वर बरामद किया, उसको प्लास्टिक के लिफाफे में पैक करके सील लगाई, लेकिन जब फोरेंसिक लैब में लिफाफा खोला गया तो वो प्लास्टिक के लिफाफे की जगह डब्बा बन गया। तो भी ये इसका मतलब रास्ते में किसी ने सील खोल के दूसरे डब्बे में पाई है बुलेट, मतलब इसका मतलब रिवॉल्वर बदली गई है। अब जब ये बातें कोर्ट में उठी तो कोर्ट ने कहा जी हमारे पास तो जी स्वतंत्र गवाह है जिसका नाम है लेखराज ढोट। अब लेखराज ढोट जो गवाह है भी, इसकी ये इंडिपेंडेंट गवाह है, इसलिए आपकी बात को हम सच नहीं मानेंगे, हम तो इंडिपेंडेंट गवाह की बात को सच मानेंगे। अब लेखराज ढोट ही वो शख्स है जो अंशुल छत्रपति के साथ इस सारे केस की पैरवी कर रहा था। मतलब हम ये मान के चले, संभव है कि लेखराज ढोट वो शख्स है जो रामचंद्र छत्रपति की मौत पे रोटियां सेक रहा था असल में, या अंशुल छत्रपति का इस्तेमाल कर रहा था। दो ही ऑप्शन है, या तो अंशुल छत्रपति इस हत्या में बराबर शामिल है, या फिर लेखराज ढोट के जरिए अंशुल छत्रपति को हैंडल किया गया और ये हत्या लेखराज ढोट की मदद से अंजाम तक पहुंचाई गई। अब लेखराज ढोट का एक इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू वो बलतेज पन्नू नाम के एक पत्रकार को दे रहा है, उसका वीडियो भी हमारे पास है। बलतेज पन्नू पूछता है लेखराज ढोट से भी आप रामचंद्र छत्रपति को कब से जानते हो। वो बोलता है भी मैं रामचंद्र छत्रपति का बहुत पुराना दोस्त हूं, मतलब इंटरेस्टेड विटनेस है, वो खुद ही बोल रहा है रामचंद्र छत्रपति का बहुत पुराना दोस्त हूं। उसके बाद वो ये बोल रहा है भी मैं रामचंद्र छत्रपति के अखबार में काम करता था बतौर रिपोर्टर, मतलब रामचंद्र छत्रपति से तनख्वाह लेने वाला व्यक्ति था लेखराज ढोट। अब जो व्यक्ति रामचंद्र छत्रपति से तनख्वाह ले रहा है वो इंडिपेंडेंट विटनेस कैसे हो सकता है कोर्ट के अंदर। वो अपने इंटरव्यू में ये बात बोल रहा है। इसका मतलब इस हत्या में अंशुल छत्रपति का साथ देने वाला वकील लेखराज ढोट भी शामिल है कहीं ना कहीं। हालांकि इसकी इंक्वायरी होगी नहीं होगी, इसके आगे कानूनी कार्रवाई कैसे करनी है, ये सब बात की चीज है, वो जैसे भी वकील अपने बताएंगे वो हम देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल हमें सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मसला ये तो सब टेक्निकल मसला है भी, हत्या कैसे प्लान हुई, कैसे हुआ। सवाल ये भी इसमें पिताजी का नाम कैसे आ गया। हालांकि डॉक्यूमेंट्री से आपको समझ आ गया, संजीव झा जी ने बड़ी सरल भाषा में आपको बताया है भी कैसे डेरा एक तरह से कुंभ का मेला है। इस कुंभ के मेले में सन्यासी आते हैं, रहते हैं, डेरा उनकी व्यवस्था करके देता है कि भैया रह लो, ये कमरा है तुम्हारा रहने का, यहाँ से तुम्हारे को रोटी मिल जाएगी, यहाँ से कपड़े मिल जाएंगे, रही जाओ, अपना भक्ति करो, यही काम तो है। तो ये सब चीजें डेरा करता था। ऐसे ही सारे सतब्रह्मचारी हैं। अभी गोभी राम के पास कौन सा डेरे का अपॉइंटमेंट लेटर था, अभी डेरे का मेन बंदा जिसकी गवाही सीबीआई ने करवा दी। भी वकील कह रहे हैं जिंदा है। हाँ, लेखराज ढोट भी सिरसा की बार का बहुत जाना माना वकील है। आप जाओ, आप सिर्फ इतना बोलो लेखराज ढोट से मिलना है, आपको अपने आप पहुंचा देंगे। उसकी अपनी एक लॉबी है, अपना एक उसका मतलब एक तरह से इनका अलग ही और एक अलग ही पहचान है लेखराज ढोट की। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे लेखराज ढोट
ईमानदार वकीलों में गिना जाता है। मैं जो जानकारी आपको दूं सिरसा की बार में, लेखराज ढोट कोई बेईमान वकीलों में नहीं गिना जाता, ईमानदार वकीलों में गिनती होती है लेखराज ढोट की। लेकिन अब इस काम में वो अपनी छवि बनानी थी या फिर उसकी कान पे बंदूक रख के काम करवाया गया, वो अपने दोस्त की हत्या पे या अपने एम्प्लॉयर की हत्या की मतलब पे रोटियां सेकता रहा, या उसकी हत्या में फर्जी झूठी गवाही देके झूठी गिरफ्तारी दिखा के ये सब कुछ करता रहा, तो ये तो वही बता सकता है कि उसने सब कुछ किस लिए किया। क्योंकि लेखराज ढोट ना तो कोई बेतुका अमीर आदमी है, वो बहुत साधारण आदमी है और बहुत लोअर मिडिल क्लास आदमी है। ऐसा नहीं कह सकते कि उसको बहुत मोटा पैसा मिला होगा और वो बहुत अमीर हो गया या बहुत बड़ा वकील बन गया, ऐसा नहीं है। तो गोबीराम की फोटो जी संजीव झा जी ने अपने प्रोफाइल पर डाली है, आप देख सकते हैं। हम नहीं डाल सकते यहाँ पे, आप वहां से देख सकते हैं भी उन्होंने डाली है। अब वापस आए भी लेखराज ढोट कह सकते हैं भी वकील जो है उनको ये मतलब वो पुख्ता, क्योंकि अब आपको समझ आ रहा है भी डेरे की मैनेजमेंट कैसे सब में मिली हुई थी। सवाल था भी डेरे से मिला कौन हुआ है, चलो हम छोड़ते हैं सबको, आगे डेरे पे बात। भी डेरे से मिला कौन था। अब गोबीराम का तो मैं समझ में आया भी वॉकी टॉकी जो पुलिस को पहुंचाई वो गोबीराम ने पहुंचाई, गोबीराम की कस्टडी में थी, वो खुद ही ये बात बोल रहा है। अब क्योंकि एक ही वॉकी टॉकी पहुंची, अब जिसने कम्युनिकेशन करना होगा वो 2 वॉकी टॉकी लेके जाएगा। लेकिन क्या है कि उन्होंने सिर्फ डेरे से कनेक्शन जोड़ना था इसलिए, क्योंकि वरना तो डेरे में तो हजारों साधु आता है, कितने सन्यासी हैं, वो तो सारे सन्यासी आदमी है डेरे में। हॉस्टल एक जगह, डेरे ने तो उनको रहने को जगह दी है, खाने को रोटी दी है, पहनने को कपड़ा दी है, नौकरी तो नहीं दी उनको, वो नौकरी तो नहीं कर रहे डेरे में, वो तो समाज सेवा कर रहे हैं, संगत की सेवा कर रहे हैं, पिताजी की सेवा तो नहीं कर रहे वो। डेरा में कोई तुक नहीं ना बनता, अभी ये कनेक्शन डेरे से जोड़ा नहीं जा सकता था। अब लाइसेंस तो डेरे को इशू हुआ है वॉकी टॉकी का। अब जैसे उस डॉक्यूमेंट्री में संजीव झा जी बोल रहे हैं, अभी अगर एक साधु वारदात को अंजाम दे दे और उसके पास मुख्यमंत्री दफ्तर की वॉकी टॉकी आ जाए तो ये शक पैदा हो जाएगा ना भी मुख्यमंत्री दफ्तर से कोई मिला हुआ है। इसी तरह अगर डेरे की वॉकी टॉकी आ जाए तो ये शक पैदा होगा भी डेरे से कोई मिला हुआ है ऑफिशियल। अब डेरे की मैनेजमेंट के अंदर तो कृष्ण लाल का रिटर्न में कोई नाम था ही नहीं। अगर हाई कोर्ट में जो रिट लगी हैं उसमें भी डेरे के 5 प्रबंधक दिखाए गए हैं, खट्टा सिंह, मोहन सिंह, धर्म सिंह, सुखदेव सिंह और दर्शन सिंह। इसमें कृष्ण लाल तो कहीं था ही नहीं। फिर कृष्ण लाल को डेरे का मैनेजर कोर्ट ने कैसे मान लिया? वो माना गोबीराम की गवाही पे, लेकिन गोबीराम डेरे का कर्मचारी है ये किसने बताया? ये कैसे हो सकता? गोबीराम तो एक सेवादार था, वो डेरे का कर्मचारी कब से बना? वो उसका डेरे से क्या कनेक्शन है? इस बात पे मैनेजमेंट चुप हो गई। मतलब मैनेजमेंट ने गोबीराम को ब्लैकमेल नहीं किया, गोबीराम ने मैनेजमेंट को ब्लैकमेल किया। तो गोबीराम ने मैनेजमेंट को चुप करवाया। अब आ जाओ भी गोबीराम आखिर शख्सियत क्या है। असल में हमने शुरू से आपको एक चीज बताई, वो थी राकेश दिड़वा। भी राकेश दिड़वा हर चीज का मास्टरमाइंड है। यहां से आप एक चीज समझना, राकेश दिड़वा अगर आप डेरे के किसी भी अंदर के बंदे को पूछोगे तो वो आपको यही कहेगा भी राकेश दिड़वा इस डेरे का सोल कंट्रोलर है, और ये सबको पता है। लेकिन क्या है कि 2-3 घटनाएं हमारे साथ ऐसी हुई जहां से हमें शक हो गया, जो चीजें हमें पता चली। 25 अगस्त 2017 के बाद राकेश दिड़वा को गिरफ्तार किया गया हरियाणा पुलिस ने, और ये गिरफ्तारी प्रदीप कलेर ने धोखे से राकेश दिड़वा को एक जगह पे बुलाया और वहां पे पुलिस को पकड़वाया। प्रदीप कलेर की राकेश दिड़वा से क्या दुश्मनी थी ये हमें नहीं पता था। अब राकेश दिड़वा जब गिरफ्तार हुआ, इसका रिमांड सिर्फ पुलिस ने नहीं लिया, जब ये जेल में जुडिशियल कस्टडी में गया, जबकि जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद मरीज मतलब कैदी को बंदी को मारा पीटा नहीं जाता, उसको रिमांड नहीं होता उसका। लेकिन मतलब राकेश दिड़वा ऐसा शख्स था जिसका जेल में भी रिमांड चल रहा था, जुडिशियल कस्टडी में भी। मतलब इसके जो जेल में बंदे इसके साथ थे वो ये बात बताते हैं भी इसको सारा दिन पुलिस पीटती थी और ये शाम को इसके हाथ पैर ऐसे मोटे मोटे सूज जाते थे, फिर हम इसकी मालिश करते थे। तो ये राकेश दिड़वा की हालत थी। अगर डीजीपी हरियाणा प्रदीप कलेर को गिरफ्तार करके प्रदीप गोयल से बदल सकता है, मतलब प्रदीप कलेर की इतनी पकड़ थी हरियाणा सरकार पे भी, डीजीपी हरियाणा इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी प्रदीप कलेर को उसने बदल दिया। किससे?
प्रदीप गोयल एक उदयपुर का लड़का था, उससे बदल दिया, हालांकि वो हमारे खिलाफ भी खड़ा हो गया जाके, मेरे खिलाफ बयान दे आया था, तो उससे बदल दिया। तो फिर राकेश जड़बा इतनी कितनी, अगर राकेश जड़बा बड़ी तोप होता तो राकेश जड़बा तो गिरफ्तार ही ना होता, गिरफ्तार हो भी जाता तो इसका रिमांड इतना बुरी तरह क्यों लिया जाता। फिर जो उसके जेल में रहने वाले बंदे उन्होंने बताया भी राकेश जड़बा से पुलिस मांगती थी भी पैसा कहां है, फिर भी पैसा कहां है। फिर हमारा शक यहां से शुरू होता है भी राकेश जड़बा अगर मेन सोल कंट्रोलर होता तो सरकार, इस किसी की हिम्मत नहीं थी सरकार में, जब प्रदीप क्लियर को छोड़ा जा सकता तो इसको हाथ कैसे लगा लिया। दूसरे स्टेप पे क्या हुआ, पहले स्टेप पे तो ये काम हुआ, दूसरे स्टेप पे काम जो हमें समझ आया वो ये कि मोड़ मंडी बॉम्ब ब्लास्ट केस में भी पुलिस ने राकेश जड़बा को डिटेन किया। और एक ऑफिसर ने खुद मुझे ये बात बताई है, मैं किसी और की सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, वो ऑफिसर भी मतलब आईजी रैंक का ऑफिसर है। वो ऑफिसर ये बात बोलता है भी राकेश जड़बा को इस लेवल का टॉर्चर दिया गया जो आतंकवादियों को दिया जाता है, लेकिन राकेश जड़बा ने कुछ नहीं बोला। क्या भी इसका दो ही कारण है, या तो राकेश जड़बा वाकई में कुछ नहीं जानता, या फिर ये इतना शातिर है भी ये मार झेल गया भी, इतना मतलब आतंकवादी जो टॉर्चर नहीं झेल सकते वो ये आदमी झेल कैसे गया। अगर ये दोषी होता तो ये झेल नहीं सकता था भी, ये हमारा पुलिस का एक्सपीरियंस बोलता है। दूसरा शक यहां से हुआ। तीसरा शक क्या हुआ भी, प्रदीप गोयल एक बार उसकी गाड़ी पे हमला हुआ, प्रीतम नाम के व्यक्ति ने हमला करवाया, और उस समय भी उसने मुझे ही कॉल किया था और मैं उसे थाने लेकर गया। थाने में प्रदीप गोयल ने प्रीतम और राकेश जड़बा के खिलाफ अर्जी दे दी भी इन्होंने मेरी जान पे हमला करवाया। राकेश जड़बा उसी समय डेरे से फरार हो गया। अब जिस बंदे की थाने के एएसआई से भी ना बनती हो, वो आदमी अपनी उंगली पे सरकार घुमा रहा हो, ये संभव है। यहां से शक और बढ़ जाता है। उसके बाद फिर भी हमारा शक उतना नहीं गया भी, हर जगह राकेश जड़बा का नाम तो हर एक बंदा लेता है, जो भी मेन बंदा है वो राकेश जड़बा का नाम ही लेगा भी, यही मेन आदमी है। उसके बाद हमने सरकारी लोगों को भी ये बात जो बोली 2021 के आसपास, जब इन्होंने पिताजी के नाम पे वो पैरोल, वो अस्पतालों की मूवमेंट शुरू की, तब हमने दिल्ली के लेवल पे ऊपर लेवल के अफसरों से संपर्क करना शुरू किया जी ये कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। अब क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ नहीं बिक सकता तो ईमानदार भी बहुत से लोग होते हैं। हमने उनको भी यही कहा, हमने कहा जी ये राकेश जड़बा नाम का बंदा है जी, ये देखो इसकी फोटो है, आप इसकी पड़ताल करो, यही मास्टरमाइंड है हर चीज का। उन्होंने जी जोर लगाटे वो हमारे को लास्ट में ये कहने लगे जी आप लोग झूठ बोल रहे हो, राकेश जड़बा पे हमने अच्छी खासी सर्विलेंस लगाई है, ये बंदा मास्टरमाइंड नहीं है मैं हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से। हाँ, ये बंदा पैसे का गबन करना जानता है, पैसे को ट्रांसफर करना जानता है, मतलब जो भी काम हो रहे हैं हवाला के वो सारे चीजों में ये माहिर है, लेकिन ये बंदा अपराध का मास्टरमाइंड नहीं है हमारी सर्विलेंस में भी, आप झूठ बोल रहे हो। तब भी हमारे हजम नहीं हुआ भी यार ऐसे कैसे हो सकता है भी राकेश जड़बा गड़बड़ ना हो। उसके बाद क्या हुआ भी, हमारे को हमने कहा जी आपका, फिर एक अफसर ने हमारे को, बड़े सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने हमारे को एक सलाह दी। हालांकि इस केस में हमारी सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने भी मदद की है जो पुराने रहे हैं कह सकते हैं। तो एक अफसर ने हमें समझाया कि जी मास्टरमाइंड कैसा होता है, पहले आप ये समझो। मास्टरमाइंड वो शख्स होता है जो आपके सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल तो होगा, लेकिन वो कभी भी ऐसी पोस्ट पे नहीं होगा जहां पे उसकी जवाबदेही हो। अब जब राकेश जड़बा का हम डाटा निकालते हैं तो ये डेरा के अंदर ऑफिशियल कैशियर है डेरे का, तो डेरे के सारे चेक राकेश जड़बा साइन करता है। मतलब अगर डेरे में कोई भी पैसे का फ्रॉड पकड़ा जाता है तो राकेश जड़बा की जवाबदेही है उस पर, मतलब ईडी की इंक्वायरी में राकेश जड़बा आएगा। और ये एमएसजी कंपनी के अंदर डायरेक्टर भी रहा। अब राकेश जड़बा जब ऑफिशियल पोस्ट पे बैठ रहा है तो फिर ये पैसे का गबन 2 नंबर में करेगा तो ये खुद ही फंसेगा, तो फिर ये मास्टरमाइंड के दायरे में नहीं आता। अब प्रॉब्लम ये थी भी मास्टरमाइंड ढूंढना है या घर का भेदी ढूंढना है। मतलब हमने एडम ब्लॉक के हर एक बंदे को स्कैन किया, ऐसा कौन सा शख्स है जो इतना दिमाग लगा सकता है हर चीज के ऊपर। फिर हमारे को एक जुडिशियल ऑफिसर था, उसने, क्योंकि जजों का दिमाग थोड़ा तेज चलता है, वो एक सत्संगी है वैसे,
उन्होंने हमें एक चीज समझाई, बोला जी ऐसा है भी आपराधिक माइंडसेट समझो आप, भी कैसे समझना है। असल में क्या है भी अपराधी ऐसे काम नहीं करता जैसे आप सोच रहे हो। भी जरूरी नहीं है भी आपके डेरे के अंदर कोई मास्टरमाइंड हो। असल में आपके डेरे में कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो आपकी, वो ऐसा बंदा जो हर एक बंदे को जानता है, हर एक बंदे को पर्सनल लेवल पे जानता है और उनकी कमियों को जानता है, और वो बंदा डेरे के दुश्मन को वो कमियां प्रोवाइड करा रहा है। उस कमी का क्योंकि परफेक्ट आदमी कोई भी नहीं होता, उस कमी का इस्तेमाल डेरे का दुश्मन करता है। वो दुश्मन डेरे के बंदे से गलत काम करवाता है और फिर उसको ब्लैकमेल करता है। और इधर से गोबीराम वो शख्स निकला जो सब कुछ कर रहा था, क्योंकि 2002 में राकेश दिड़बा डेरे में सिर्फ और सिर्फ टोकन गिनने का काम करता था। 2002 में वॉकी टॉकी राकेश दिड़बा प्लांट नहीं कर सकता था, उसका काम टोकन गिनने का था। गोबीराम ऐसा शख्स था जिसको मैं 99 से तो मैं देखता आ रहा हूं। गोबीराम बाबू इंदर सेन जी का मुंशी था। मतलब इतना आप ये अंदाजा लगाओ भी बाबू इंदर सेन जी डेरे का लंगर नहीं खाते थे। जिनको पता है, गोबीराम के घर से दिन में 3 बार बाबू इंदर सेन जी का खाना बन के आता। मतलब डेरे का प्रबंधक डेरे के लंगर पे भरोसा नहीं करता था, गोबीराम के घर से आने वाले खाने पे भरोसा करता था। तो गोबीराम ऐसा शख्स था जो कोई भी केमिकल, कोई भी नशा, कोई भी दवाई बाबू इंदर सेन जी को किसी भी टाइम आसानी से दे सकता था। और ये ऐसा शख्स था जिसपे डेरे का प्रबंधक बाबू इंदर सेन इतना भरोसा करता था भी उसके घर से आया हुआ खाना ही वो लगातार खाता था और डेरे का लंगर नहीं खाता था। तो आप अंदाजा लगाओ गोबीराम कितना इंपॉर्टेंट शख्स था डेरे के प्रबंधक इंदर सेन जी के लिए। उसके बाद डेरे में आने वाले सारे फोन कॉल गोबीराम उठाता था। इसका मतलब डेरे में कोई भी व्यक्ति कांटेक्ट करेगा, इसकी जानकारी गोबीराम को होती थी। इंटरनेट जो इंटरकॉम पे जो भी बातचीत चल रही है दो लोगों के बीच की, उसको गोबीराम वहां सुन सकता था, क्योंकि इंटरकॉम का सेटअप मैंने खुद देखा है। उस समय हम डेरे में ही रहते थे, जहां पे आज लंगर घर बनाया हुआ है, वहां पे पहले शासक नाम पूरा होता था। तो हम भी वहीं पे रहते थे, वहां स्कूल के टीचर्स वगैरह रहते थे। मैं 99 में अप्रैल में शायद हम वहां हमने रहना शुरू किया। तो तब मेरे पापा बाहर जॉब करते थे, तो उनका फोन आता था डेरे में, तो हम 50 नंबर कमरे में सुनने जाते। तो गोबीराम ही डेरे के सारे फोन हैंडल करता था। अब उसने क्योंकि ये बयान दिया भी वॉकी टॉकी, तो संभव है भी डेरे के जितनी भी चाबियां वगैरह, असला वगैरह हो, ये भी गोबीराम के कंट्रोल में हो। मतलब हमें ये समझ में आ गया भी ये एकमात्र ऐसा शख्स है जिसकी एक्सेस सारी जगह है। अब ये था भी क्या ये किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है? ये किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं। क्या इसके ऊपर डेरे के किसी भी कानूनी काम की जवाबदेही है? इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर हमने इसके बारे में और पड़ताल की, तो पता चला भी ये किसी बहन ने लिखा भी, और हमें फिर पता चला भी बहुत बार ये बंदा पैसा चोरी करके अपने घर भेजता था, अपने भाइयों को अपने घर भेजता था भी पैसा डेरे से चोरी करके। और बहुत बार इस पे ऊपर इल्जाम भी लगा। दूसरा, ये अय्याश किस्म का आदमी था, और ये सतब्रह्मचारी बहनों के ऊपर बहुत उल्टे सीधे कमेंट 50 नंबर कमरे में बैठ के करता था। और ये मेरे को पुराने सतब्रह्मचारियों ने बताया भी डेरे की सतब्रह्मचारी बहनें, और कुछ उन्होंने नाम भी बताया भी किस किस सतब्रह्मचारी बहन से इसकी दोस्ती होती थी और कैसे ये उनके बारे में कैसे कैसी बातें करता था। तो ये पुराने सतब्रह्मचारियों से मैं मिला जो इसके साथी पुराने रहे, जो अब डेरे में नहीं है, उन्होंने भी ये जानकारी दी। उसके बाद क्या हुआ कि 2007 जब हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई भी जितने भी लोगों को डेरे के कैश की एक्सेस मिली, वो एक मलोट का दिनेश नाम का ब्रह्मचारी था, वो एक विनोद नाम का ब्रह्मचारी था, वो एक सतपाल चान्ना नाम का व्यक्ति था जो भाई अवतार सिंह के साथ काम करता था, एक और शख्स था, मैं नाम भूल गया। ये जो शख्स थे, इन सब के पास डेरे का जो कैश था उसकी एक्सेस कुछ हद तक आई, लेकिन एक एक करके सारे लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए। एक जितेंद्र गोरा नाम का शख्स था, और ये सारे लोग मारे गए। और जब सबकी पड़ताल हमने की, जितने भी लोगों से हम पड़ताल करने गए, एक चीज कॉमन निकल के आई भी मरने वाले शख्स से आखिरी बार मिलने वाला व्यक्ति गोबीराम था। अब गोबीराम
के मिलने के बाद ये सारे शख्स या तो मारे गए या गायब हो गए। फिर 25 अगस्त 2017 की घटना पे आओ। 25 अगस्त 2017 की घटना पे हमने आपको वीडियो तो नहीं दिखाया, लेकिन एक फेसबुक पेज पे हमारे पे डला हुआ है वैसे पुराना वीडियो। उसमें गोभी राम और राम सिंह चेयरमैन पंचकुला के अंदर संगत को ये कहने गए थे भी पिताजी का कोई आदेश नहीं है संगत के जाने का, जबकि हमने आपको पूरा वीडियो भी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है भी पिताजी ने आदेश दिया था भी पंचकुला से चले जाने का, लेकिन ये बंदे वहां गए भी मना करने के लिए संगत को। तो जानकारी निकल के आई भी 25 अगस्त को ये शख्स एक अपनी अलग से गाड़ी लेके गया था। गाड़ी थी टाटा सफारी। उस गाड़ी को एक शख्स चला रहा था। ये वहां से अकेला उस व्यक्ति के साथ गाड़ी में भागा पंचकुला से। इंटरेस्टिंग बात यह है भी उसके बाद उस गाड़ी का ड्राइवर भी कभी नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही ये बात हमें पता चली तो हमने सबसे पहला सवाल ये पूछा भी उस गाड़ी का ड्राइवर अब अवश्य ही मार दिया गया होगा। तो सामने वाले ने जवाब दिया कि जी वो ड्राइवर आज तक मिला ही नहीं, और वो ड्राइवर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो भी एक 45 मेंबर था। तो अंदाजा लगाओ भी ये शख्स किस लेवल पे काम कर रहा है। फिर हमें पता चला भी पंचकुला के अंदर जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो इसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई भी इसको गिरफ्तार करना था पुलिस ने, इसकी गिरफ्तारी इसलिए कि इसका वीडियो आ गया वहां पे। दूसरा क्या था भी उस समय 2018 में एक वारदात प्लान हुई थी और इसकी जानकारी भी संजीव झा जी को भनक पड़ गई थी, उन्होंने गृह मंत्रालय को दी ये जानकारी। उस समय भी एक वारदात प्लान हुई और उस वारदात को प्लान करने के बाद ये और इसका एक और साथी था, वो नाम आपको बाद में कभी बताएंगे, इन दोनों ने सरेंडर किया, लेकिन पुलिस आमतौर पर सरेंडर दिखाती नहीं है। उन्होंने इनको गिरफ्तार दिखा दिया और चुपचाप जमाई बना के जेल में रखा। और धीरे धीरे फिर ये 2-3 महीने बाद जब वो वारदात अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, ये जमानत पे बाहर आ गई। इस शख्स को हाथ नहीं लगाया। डेरे के जितने भी लोग गिरफ्तार हुए पुलिस ने कुत्तों की तरह मारा सबको, सिवाय गोभी राम की टीम के 2 शख्स थे जिनको हाथ भी नहीं लगाया। और तब हमें ये चीज सारी जोड़ के समझ में आती है भी ये शख्स ऐसा है जो अगली कड़ी जोड़ता है। उसके बाद आपको ध्यान हो भी प्रदीप कलेर ने बयान दिया गुलाब और गुरलीन के खिलाफ कि भी ये भी बेअदबी की प्लानिंग में शामिल थे। असल में ये भी एक प्लान का हिस्सा है। गुलाब ने लुधियाना के अंदर एक सेटअप तैयार किया पैसे को सेटिंग करने का। लुधियाना में बहुत अच्छा खासा सेटअप तैयार करके किया, डेरे का प्रबंधक है, जो लुधियाना के लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं। अब ये सेटअप तैयार हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे जब गोभी राम का पैसे पे कंट्रोल छूटने लगा और हनीप्रीत कंट्रोल करने लगी, तो गुलाब और गुरलीन को पंजाब में जाने से रोकना था। तब ये दाव चला गया, मतलब प्रदीप कलेर और गोभी राम एक ही भाषा बोल रहे हैं, और तब ये दाव चला गया भी गुलाब और गुरलीन को पंजाब जाने से रोका जाए। अब उस सारे सेटअप को पता कौन देखता है? गोभी राम का सगा भाई। और गोभी राम के सगे भाई को डेरे से निकाला गया। वो डेरे की किसी दुकान में गल्ले से पैसे चोरी कर रहा था। यहां से तो चोर बना के निकाल दिया और वहां पे उस सारे सेटअप पे बिठा दिया जो हवाले का कारोबार लुधियाना में सेटअप किया गुलाब ने। तो ये लेवल है गोभी राम का। अब आप अंदाजा लगाओ भी गोभी राम की फैमिली किस हद तक घुसी है, अंदाजा लगाओ भी डेरे में गद्दारी किस लेवल पे चल रही है। और इसकी एक स्टोरी है। हजूर पिताजी ने एक बार कहानी सुनाई थी तेरावास में कि जिसे आप चूहा समझ रहे हो वो छछुंदर है। चूहे और छछुंदर में फर्क ये होता है, छछुंदर शोर बहुत करती है। तो राकेश चिड़वा काम करते हुए शोर नहीं करता। हम जिसे चूहा समझ रहे थे, छछुंदर गोभी राम है जो शोर बहुत करता है, चुटकुले सुना, फालतू का रोला। और सबसे इंटरेस्टिंग और बताता हूं, जब यूपी वाला सबसे पहले आया उसने सबसे ज्यादा गालियां गोभी राम को दी। मतलब ये बंदा अपना प्रोफाइल इतना लो रखता है, एक तरफ तो वो गोभी राम को गालियां दे रहा है भी सबसे घटिया आदमी है ये, तो दूसरी तरफ गोभी राम ही उसकी सारी डीलिंग करता है पैसे की। मतलब है ना इंटरेस्टिंग भी, अपना प्रोफाइल सबके सामने तो दिखा दिया भी मेरा डेरे के मुखी मेरे को नफरत करता है, मेरे को डांटता रहता है, और दूसरी तरफ वही शख्स सबसे पैसे खा रहा है।
मुझे यूपी के कुछ लोगों की जानकारी आई भी, ये सब कुछ हो रहा है जी, पैसे पूसे हमारे से खा लिए, तो उसमें भी गोबीराम का नाम उछला। आज कई लोगों ने मुझे फोन करके बताया जी, हमारे को जब डेरे से कैश लेना होता था किसी काम के लिए, या सेवा पे स्पेशल कोई गुप्त सेवा पे भेजा जाता था, तो कैश लेना हमारे को गोबीराम से ही कैश दिया जाता था। तो ये सारी चीजें इस तरह चल रही हैं। अब क्या है, अभी हम तो ये ओपन बोल रहे हैं ना, अभी 1 करोड़ का मान आने का दावा करे गोबीराम, अब तो हमें उन सारे लोगों का डाटा मालूम है, सब चीज मालूम है भी, कौन कौन से बंदे कैसे गायब हुए, हमें क्या पता। गोबीराम अगर घर का बेती है तो गोबीराम के घर का भी तो कोई बेती है, चोर को मोर पड़ गए समझ लो। तो ये सारी चीजें हुई हैं, अंदाजा लगाओ भी किस हद तक ये काम चल रहा है। मतलब हम ये समझें कि डेरे के प्रबंधक को भी एक बड़े स्केल पे ब्लैकमेल हो रहे हैं, और ये ब्लैकमेल उनको उनका ही बंदा कर रहा है, वही उनको फंसाता है, वही उनको बचाता है, वही उनको नुकसान पहुंचाता है, वही उनको फायदा पहुंचाता है, वही उनसे पहले अपराध करवाता है, वही उनको ब्लैकमेल करता है। तो ये सब चीजें एक साथ चल रही हैं। अभी ये गोबीराम का एक समर्थक मैदान में उतरा है, यूवी ठाकुर, फेथ वर्डिक्ट गाड़ी लिख रहा है हालांकि। तो भैया गोबीराम से ही पूछ ले, इतना क्या परेशान हो रहा है भी, इतना ही वारदात करने का है तो फिक्र मत करो, अब तो हमने पूरा इंतजाम किया है पहले इन सब का, ऐसा नहीं है भी आपको हवा में कहानी सुना रहे। तो ये सब चीजें बहुत बड़े स्केल पे चल रही हैं। मतलब ये चीज तो समझ में आ गई भी, गोबीराम मतलब डेरे के अंदर से चीजें कैसे ब्लैकमेल हो रही थी, भी कैसे काम हो रहा था, कौन डेरा के प्रबंधकों को झुका रहा है। देखो काना हर कोई है, हर कोई स्वार्थी है, कोई पैसे का है, कोई अपने परिवार का है, कोई अयाशी का है, ये सब चल रहा था, कोई ना कोई सब किसी ना किसी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है भी, गद्दारी एक ऐसी चीज है जो अलग होती है। गद्दारी का मतलब होता है कि आप पे भरोसा किया जाए और आप भरोसा तोड़ दो। अब ये गद्दारी है, ये मतलब लालच नहीं है, ये इसे गद्दारी कहते हैं। दूसरा क्या, डॉक्टर PR नैन, मतलब कोई सोच सकता है भी जो बंदा अपने आप को इस डेरे के हॉस्पिटल का CMO बना हुआ है भी, मैं एम्स का MD पीडियाट्रिक्स हूं, और एम्स ये लिख के दे रहा है भी ये तो हमारे अब यहाँ कभी पढ़ने आया ही नहीं, और ना ये हमारे पास कभी नौकरी करने आया। मतलब एम्स ही मुकर गया कि भैया हमारे यहाँ का डॉक्टर था ही नहीं कभी। इसका मतलब डॉक्टर नैन डॉक्टर है भी या नहीं? इसका पूरा खानदान यहाँ डॉक्टर नैन के नाम पे रोटियां सेकता है, और डेरे के अंदर बड़ी बड़ी सैलरियों पर नौकरियां रखे बैठा है अपने पूरे खानदान को भी। फर्जी डॉक्टर डेरे के हॉस्पिटल का CMO रह गया, और उसके CMO रहते सबके नपुंसक वाले ऑपरेशन भी हो गए। जो व्यक्ति डॉक्टर ही नहीं है वो हॉस्पिटल का CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है डॉक्टरी का। इंटरेस्टिंग है ना, डेरे का प्रबंधक MD पीडियाट्रिक्स एम्स का बोल रहा है, और एम्स कह रहा है जी हमारे पास ये डॉक्टर कभी आया ही नहीं। RTI के जवाब में रिटर्न में स्टैंप लगा के दिया उन्होंने, हमने डाटा मांगा है उनसे। इंटरेस्टिंग चीज है अभी, और भी हरियाणा सरकार से भी बहुत सारा डाटा मिला है हमें, आपको वो भी कभी सामने रखेंगे। मतलब ये सब चीजें हैं ना चल रही हैं, तो अब अंदाजा लगाओ भी क्या हो रहा है, ये भी क्या चीज है, किस रूप में काम चल रहा है। अब ये यूवी ठाकुर जैसे गुंडे रखे हैं इन्होंने किस काम के लिए बताए ना भी, गोबीराम के लिए मर्डर ये आदमी करता है, यही करता होगा ना। गोबीराम का ड्राइवर कहां गायब हो गया 25 अगस्त को? कौन था गोबीराम की गाड़ी चलाने वाला शख्स जो उसको पंचकुला से, अगर गोबीराम राम सिंह चेयरमैन के साथ था तो भागते टाइम गोबीराम अकेला क्यों था गाड़ी में? उसके पास अलग से गाड़ी कहां से आई? किसकी थी वो टाटा सफारी? कौन है ये यूवी ठाकुर जैसे किराए के गुंडे? कौन पालता, कौन पैसा देता है इनको? कौन कह रहा है इसको गाड़ी देने के लिए? यहां पे पहले देखा कभी इसको कमेंट करते? क्यों? इस शख्स ने की है, इसको पता है इसको जेल दिखाई दे रही है, इसलिए डर रहा है और वो गालियां लिख रहा है भी एड्रेस दो तुम्हें भी मार दूंगा। यही दुनिया है अपराध की। कहां है इसमें डेरा, कहां है रूहानियत?
गोबीराम को पैसा लूटना था, याशी करनी थी, सबको ब्लैकमेल किया, सबको उसने लालच दिखाया, सबको ब्लैकमेल किया। अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज, अभी यूपी वाला जमूरा आया बैठा है, अगर यहां पिताजी हों, जिस केस के लिए डेरे की मैनेजमेंट हजारों करोड़ रुपया संगत से लूट के खा गई, वो केस बोगस निकला और सबूत सीबीआई के डाटा से, कोर्ट के रिकॉर्ड से हम निकाल लाए, सारे ओपन कर दिए, असल बाप का होता ना तो रात को उठ के मेरे घर आ जाता कि भाई जिस काम के लिए मेरी मैनेजमेंट हजारों करोड़ खा गई, तुमने फ्री में कर दिया और इज्जत बचा दी मेरी, साबित कर दिया दुनिया के सामने, जनता की अदालत में यह बात रख दी कि भाई ये छत्रपति की हत्या किसी और ने की है। होता ना, वो क्या है, मेरे को माफ कर दो, मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूं, मैंने पाप किए हैं, मेरे को गुनाह हो गया, अरदासें बना बना डाल रहा है। ओ भाई, तेरे को एड्रेस जानना है, मैं शाह मस्ताना ही धाम के सामने रहता हूं, आ जा, तुम देख लेंगे। शाह मस्ताना ही धाम के सामने किसी बच्चे से पूछ लियो, तेरे को मेरा एड्रेस दे देगा, मेरे घर तक भी पहुंचा देगा, देख लेंगे भी कौन है तुम। तो खैर, ये सारी चीजें समझो अब भी किस लेवल पे काम चल रहा है। आपको लगता है भी डेरा इस टाइम अपराध का गढ़ है, डेरा इस टाइम अपराध का गढ़ है, सारे अपराधी यहां पड़ते हैं। दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक दंगा हुआ, हमने सरकार को रिटर्न रिपोर्ट दी भी कैसे ये दंगा डेरे के अंदर से प्लान हुआ। सरकार, उस टाइम सरकार ने कहा हमारे को, दिल्ली की पुलिस ने, कि भाई ये दंगा डेरे से प्लान हुआ होगा, लेकिन हमने स्टोरी कुछ और बनाई है। अब दिल्ली पुलिस की वो सारी स्टोरी कोर्ट में फर्जी साबित हो गई। तो फिर डेरे की स्टोरी जब हम दे रहे थे तब पुलिस क्यों नहीं सुन रही थी? ये चीज है, ये काम हो रहा है। अब ये नेक्सस है, डेरा हार्बर है। आप सोचो भी पहलगांव में हमला हुआ, सिरसा के अंदर हाई अलर्ट जारी हो गया, क्यों? उनको पता नहीं सबसे बड़ा अपराध तो सिरसा में चल रहा है। सिरसा में एक सेंटर बना हुआ है जहां पे यूबी ठाकुर जैसे गुंडे ट्रेंड होते हैं, जहां पे इनको हत्याएं करनी सिखाई जाती हैं, कैसे बंदे गायब करने, सारी चीजें हैं। लेकिन क्या है, अभी कोई कानून है? किसके पास जाओगे? क्योंकि इन सबका माई बाप इन सबके ऊपर बैठा है। कानून के पास जाओगे, वो खुद कानून का कंट्रोलर है जो इन सबके ऊपर बैठा है। तो कहां तक जाओगे, किसको बोलोगे? ये लेवल है। कितने लोग खा गए, किस किस को सुधारें? मैनेजमेंट ये तो कबूलेगी नहीं भी हमसे ये गलतियां हुई इसलिए हमें ब्लैकमेल किया गया, लेकिन क्या है भी वो साथ दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इतना बड़ा स्कैम चल रहा है भी एक शख्स जेल में गया और वो जेल में जाने के बाद गायब हो गया और उसकी जगह नकली बंदा कोर्ट में पेश हो रहा है, नकली बंदा पुलिस जांच में पेश हो रहा है, उसी नकली बंदे को सजा भी सुनाई जा रही है, वो नकली बयान भी दे रहा है, सब कुछ नकली चल रहा है। और उसके बाद बोलो तो ये यूबी ठाकुर जैसे गुंडे बोलने लगते हैं कि भी ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे पहले भी आए थे वो कुछ 3-4 पहलवान बोलने के लिए। असल में क्या है, पूरी टीम तैयार हुई, वो आपको कभी बताएंगे फुर्सत से भी, हालांकि हमने काफी चीज तो बताई। तो ये सारी चीजें मतलब हुई, बहुत सारे। आपको क्या लगता है भी यूं ही खबर चली भी सैकड़ों नरकंकाल है डेरे में? तो ये लोग जो गायब हुए कहां हुए, कहां गए? कोई कहता ईंट के भट्ठे में फेंक दिए, कोई क्या पता नहीं कौन सी जमीन में दफना दिए। अगर ये खबर गलत थी, मतलब इतनी चीजें गलत गड़बड़ हैं भी सोच भी नहीं सकते। वो कहीं बोल रहे थे, आज सुबह से बहुत सारे लोगों का मैसेज आया भी गुमनाम चिट्ठी पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। भाई ये देखो ऐसा है, ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में तो खर्चा बहुत होता है। दूसरा क्या है भी, इसको बनाने के लिए पहले समझना जरूरी है भी बनती कैसे है। हमारे को भी इतनी नॉलेज नहीं है। जो लोग बनाते हैं, ऐसे काम करते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्रियां बनाई है। ये इस केस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आज से 3 साल पहले बन गई थी, आपको मैं जानकारी दूं। और ये डॉक्यूमेंट्री किसी और ने बनाई थी, किसी बड़े प्रोफेशनल फिल्म वालों ने बनाई थी। और उसमें ये सारी चीजें उन्होंने मुझसे पूछी थी, 2-3 लोगों से और पूछी थी। तो ये सारी चीजें उन्होंने उस समय उन्होंने अंशुल छत्रपति का और सबका बयान लिया था। लेकिन वो डायरेक्टर ने पूरा जोर लगा लिया, उनकी जो कंपनी वालों ने भी, ये फिल्म चल जाए। लेकिन कहते हैं भी जिस भी कंपनी के पास हम फिल्म चलाने के लिए जाते हैं, चाहे वो हॉटस्टार वाले हैं, चाहे वो G5 वाले हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स वाले हैं,
कहते भी सारे बंदे मना कर देते हैं भी ये नहीं चलेगी जी। क्यों नहीं चलेगी पता नहीं। तो मतलब उन्होंने कहते जी एडम ब्लॉक की डेरे की तरफ से मतलब इतना प्रेशर है सरकार की तरफ से भी ये डॉक्यूमेंट्री नहीं चलानी। मतलब वो डॉक्यूमेंट्री चलने नहीं दी। ये डॉक्यूमेंट्री तो 3 साल पहले बन गई थी। हाँ, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री में जो जानकारियां हमारे पास बाद में आई वो उसमें नहीं थी। दूसरी बात, 2019 में जब इस केस का फैसला हुआ, मैं इस केस के फैसले के जस्ट बाद कृष्ण लाल के घर, उनके भाई भीम नाम है उनका, उनके घर गया। मैंने कहा जी भी अंकल जी भी आप मेरे को इस केस की फाइल दे दो। हाँ हाँ, ये एक नया बंदा उतरा है गोपीराम का समर्थक, सारी बातों को आपको मालूम है, इसका मतलब है कि आप भी इसमें शामिल हो सकते हो। ऐसा भाई जी मैं तो खुले तौर पे बोल रहा हूँ, गोपीराम से बुलवा लो, आपको उसको उतना पसंद है आपको, वो खुले तौर पे बोल रहा हूँ। ये तो उसको मुझे जेल भेजने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे भी पता ना मेरी गाड़ी में नशा रखने कौन किसने भेजा था बंदा, इतना कच्चा तो मैं भी नहीं हूँ। जब मुझे जेल नहीं भेजना चाहिए था ना वो मुझे जेल भेजता ना ये काम होता। खैर, अब मैं उनके फैमिली के पास गया। मैंने कहा जी मुझे इतना तो पता है भी ये जो फाइल है भी, ये जो कत्ल है भी, ये 32 बोर की रिवॉल्वर से नहीं हुआ, किसी और तरीके। मेरे पास फाइल नहीं है, कागज नहीं है भी, आप मुझे कागज अवेलेबल करा दो। मेरे पास एक्सपर्ट्स हैं। उस समय हमारे संपर्क में संजीव झा जी और सब आ ही गए थे। उस समय तो एपी सिंह वकील थे, बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर हैं, तो वो भी हमें बहुत कुछ बताते थे भी अब क्राइम के केसों के बारे में। उनका नाम भी हमने हालांकि इसमें डाला है, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया। डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज है जो बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती है। इसका कोई फिल्म की तरह इम्पैक्ट नहीं है, अभी 2 मिलियन लोगों ने देख ली, 10 लाख लोगों ने देख ली और खत्म। इसका बहुत लंबा इम्पैक्ट होता है, ये इतिहास लिख देती है। अब इतिहास तो ये लिखा गया छत्रपति की हत्या कैसे हुई और किसने करवाई और कौन कौन इसमें शामिल था। जांच हो ना हो ये बात की चीज है, लेकिन सच तो सामने आ गया। अब चाहे यूवी ठाकुर वाले कितने मर्जी कूदते रहे। रही बात आगे की डॉक्यूमेंट्री की, तो भाई जी ऐसा, एक तो शिकायत सबकी ये थी भी इसमें साउंड बड़ा खराब आया डॉक्यूमेंट्री में। असल में क्या है भाई जी भी, हमें जो सैंपल बना के भेजा गया, जिसने भी भेजा, मैंने उसको अपने लैपटॉप पे अपलोड किया, लैपटॉप से चला के देखा कि भाई ये सब कुछ मेरे को, मैंने 2 बार 3 बार सुना और मेरे को वो नॉर्मल लगा। फिर मैंने 2 लोगों को और सुनाया कि भाई आप देखो भी ये सही चल रहा है। वो सही चला। वो अपलोड होने के बाद उसका साउंड कैसे खराब हो गया ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हमने उसको हेडफोन लगा के भी सुना, बिना हेडफोन के भी सुना, टीवी पे भी सुना, हमें तब सही लगा। अपलोड होने के बाद थोड़ा काल भी जोर मारता है, तो हो सकता है बाकी एडिटिंग करने वालों से गड़बड़ हो गई हो, कुछ नहीं कह सकते। पर कुल मिला के जो बात जानी चाहिए थी वो चली गई। आगे के लिए कोई एडिटिंग वाला बढ़िया व्यक्ति ढूंढ लेंगे, और जैसे जैसा जितने रिसोर्सेज थे हमारे उस हिसाब से हमने काम कर लिया। रही बात अगली डॉक्यूमेंट्री की, तो भी हमें पहले बंदा पकड़ना पड़ेगा जो इसकी पूरी कहानी बात। अच्छा भाई जी, आप ये बोलते हैं भी गुरुजी से किससे सबसे बात करते हैं। भाई जी मैं आपको दावे से कहता हूं, उस हरामखोर को जिसको आप गुरुजी कह रहे हो ना, जो आया बैठा है, उस हरामखोर को बोलो ना मैं यहां बैठा हूं उसके डेरे के सामने, हिम्मत हो ना तो उसको बोले ला अभी बात करते हैं। अगर वो सबसे बात करता है, वो डेरे में घुस के बंदे का उसने अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड मार दिए, नकली, जिसको नकली का पता चल गया। अजीत सांगवान की मौत ऐसे ही नहीं हुई। अजीत सांगवान उसी का सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़ा था ना, क्यों मारा उसने उसको, पूछो उसे। अगर वहां मुझे पता चल गया अभी वो नकली हो तो हत्या कर देता सीधा ही। ऐसे बंदे से बात करें हम, जो आदमी ये बोल रहा हो मेरे से पाप हो गए मुझे माफ कर दो, मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। कौन सा पाप हुआ उससे, अगर वो संत है तो? है पता नहीं कहां कहां से नौ सिखे सिखा के भेज देते हैं, गधे बेवकूफ सिरे के भी जाके बात कर लो। घड़ी घड़ी तो बंदा मार देते हैं, 10 बार तो चेकिंग होती है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को मतलब 15-15 साल की लड़कियां ये बात बता रही जी हमारे तो गुप्तांग भी दबा के देखते हैं ये चेकिंग के अंदर, जो जिस पे शक हो जाए। इस लेवल की तो चेकिंग हो रही है वहां पे। 10 चेकिंग के बाद बंदा बाहर के बाहर वापस कैसे आएगा? आज तक किसी अफसर की हिम्मत नहीं है अंदर जाके बात कर ले उससे।
आप बात कर रहे हो, साला इस हरामखोर से मिले कौन, मुंह नहीं देखना इसके, इसके साले के मुंह पे चप्पल ना मारे हम, तू कह रहा है इससे बात कर ले। खैर मसला ये है कि आपको ये सब चीजें समझनी है, इससे ज्यादा खुल के समझाई नहीं जा सकती। उसके बाद भी आपको लगता है भी ना जी ये तो सब सही चल रहा है, बड़ी ये है वो है। देखो क्या है, सच ऐसी चीज है ना। तो आज एक हिसार का वीडियो हमने शेयर किया है अभी, बच्चों को घुमाने के टूर के नाम पे खड़े यहाँ पे यूपी वाले के दिखा के उन्होंने जाके पुलिस केस कर दिया। ये तरीका है तुम्हारे यूपी वाले के मिलने का, ये सिखा के भेजता तुम्हें बच्चों को इस तरह से अगवा करके ले आओ। वैसे तो कोई इसके यहां बढ़ के राजी नहीं। मतलब लोग क्या कर रहे हैं यहां पे, आप यकीन मानोगे, ढिल्ला मतलब 11 बजे भंडारा रखा, 2:15 बजे आया, तब तक 90 पैसे संगत उठ के चली गई कि भैया इन्हें तो आना ही नहीं, छोड़ो। 11 बजे का 2:15 बजे जाके आया, बीस ने आना भी है कि नहीं आना, 12 बजे लोकल संगत सारी उठ के चली गई। अब जो 12 में मजबूरी से आए थे वो रह गए थोड़े बहुत। 5,000 बंदा इसके भंडारे पे नहीं आया जहां पे 2 करोड़ आदमी आ जाता था। ये है तुम्हारा ना गुरु जिसको बनाए बैठे हो तुम। खैर छोड़ो, ये जो बहुत सारी चीजें हैं, बोलने को तो बहुत कुछ है, पर देखो जितना हम समझा सकते थे ये समझा दिया। जिन लोगों ने ये रिस्क उठाया भी कैमरे पे बोलने का, चाहे वो सैम भाई जी हैं, संजीव झा जी, देवीलाल जी, उन्होंने सीबीआई के खिलाफ बोला, सब कुछ किया, ये सब कुछ जैसे भी चली, और हिम्मत दिखाई रिसर्च करने की, पुलिस से जानकारी जुटाने की। ये जितने भी लोग आपको डॉक्यूमेंट्री में दिख रहे हैं ना, इवन आपको एक व्यक्ति हमने राकेश नाम का दिखाया है जो ये बता रहा है कि जेल के अंदर वो कुलदीप और निर्मल से मिला था, वो एक्चुअल में मिला था, वो की कहानी नहीं है। वो व्यक्ति एक एक्टिविस्ट है जो माइनिंग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार होकर अंबाला जेल गया था। अवैध माइनिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था अपने गांव के अंदर, और वो अंबाला जेल जब गया, उसने निर्मल कुलदीप को ये बात कही भी तुम्हारी कहानी झूठी है और तुमने मर्डर नहीं किया। लेकिन निर्मल कुलदीप ये बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा नहीं है भी वो व्यक्ति हमने प्लांट किया है। जितने भी बंदे इसमें बोल रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं इस केस की रिसर्च में योगदान है। वैसे कच्चे नहीं है, अभी कोई प्लांटेड नहीं है। हर ये व्यक्ति सोच, जो पत्रकार बोल रहा है उसका भी योगदान है, सबका योगदान है। ये असल बंदे हैं, ये कोई बनावटी एक्टर नहीं है जो हमने उतार दिए। लेकिन क्या है कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर कैसा होता है ये आपको समझ आना चाहिए। साजिश अगर ये हुई तो गुमनाम चिट्ठी के खिलाफ सबूत बनाने वाले के लिए, मतलब सबूत बनाना था गुमनाम चिट्ठी का, क्योंकि कोर्ट ने डिमांड रख दी थी, इसलिए मर्डर किया गया। किसका? रामचंद्र छत्रपति का। कोर्ट को सबूत कैसे देंगे? अब बाकी की डॉक्यूमेंट्री भाई जी ऐसा है भी हमें पकड़ना पड़ेगा कोई बंदा जो उसकी कहानी बना के दे, क्योंकि इतनी नॉलेज तो हमारे को नहीं है भी कहानी बने। क्योंकि थोड़ी ऐसा है भी सीधा अगर इंटरव्यू दिखाने हैं वो थोड़ा ज्यादा टेढ़ा काम है, क्योंकि उसको फिर बंदा दूसरा भी चाहिए उसकी काट करने वाला। अगर इस तरह से कहानी बनानी है तो कि फिल्मकारों की जरूरत पड़ती है। अब इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री पहले बनाई थी, इसलिए उन्होंने हमारे को समझाया भी देखो हमारे वाली तो ये चलने देंगे नहीं, तो हमने लगा भी हमें अपनी बना लेनी चाहिए। फिर उसी तर्ज पे हमने अपनी बना ली। लेकिन अब ये गुमनाम चिट्ठी वाली कैसे बनेगी, अब इसमें क्योंकि बनाने में भी मतलब टेक्निकली बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, वो इतनी नॉलेज ना हमारे को है। अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा, कोई भी संगत व सेवादार हो जो इन चीजों को जानता है करना, भी आप आ जाओ जी। देखो बाकी इतना आसान नहीं है, अगर बनाने में लगेंगे। अब इस केस के लिए हमने कम से कम 4 साल लगाए। और अगर आपको मैं एक और बात बता दूं, कई लोगों ने पूछा भी शाही परिवार को क्या ये समझ नहीं आई डॉक्यूमेंट्री। देखो शाही परिवार की बात जहां तक है, शाही परिवार के अंदर जो छोटे दामाद हैं रोए मीत जी, उनको ये सारी जानकारियां हमने दी। केस जब ये फैसला नहीं हुआ था तब भी, और फैसला होने के बाद भी। हमें लगता है भी शाही परिवार के अंदर छोटे दामाद जो रोए मीत जी हैं, उनका रोल डाउटफुल है, क्योंकि उन्होंने हमें इस पूरे कार्य, जब हमारी रिसर्च के दौरान, बहुत गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे को गलत जानकारियां दी हैं, खास तौर पे हनीप्रीत को लेके,
और या फिर शाही परिवार की मजबूरियों को लेके, क्योंकि जसमीत बाई से उतनी खुल के हमारी बात नहीं होती थी जितनी रूहे मीत जी से होती। रूहे मीत जी और मैं एक ही क्लास में पढ़ते रहे हैं और स्कूल टाइम से दोस्त हैं, इसलिए हमें लगता था भी रूहे मीत जी शायद इस चीज के पक्ष में है, लेकिन हमें लगता है भी रूहे मीत जी की भूमिका और उनके परिवार की भूमिका संदिग्ध है। हम दावा नहीं करते, लेकिन हमने उनसे संपर्क काफी समय से तोड़ रखा है और मुझे लगता है भी हमें भाई जसमीत जी से हमारा संपर्क नहीं होता, ना वो हमारी बात का जवाब देते हैं अगर हम उन्हें मैसेज भेजते हैं। लेकिन रूहे मीत जी का हमने बैकग्राउंड भी किया चेक, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड भी सारा निकाला है, वो बहुत डाउटफुल है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। और उनकी शादी किस तरह से छोटी बहन से हो गई ये भी अपने आप में एक अलग ही मिस्ट्री है। तो क्योंकि मतलब वो भी एक अपनी अलग है, हमें लगता नहीं यहाँ उसे बोलना चाहिए उन बातों को, पर इसलिए भी शाही परिवार के अंदर भी एक शख्स हमें लगता है ऐसा है, ये परिवार जो शायद शाही परिवार को दबा रहा है और इनकी करतूतें कुछ गड़बड़ हैं भी, ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है भी इसमें शामिल हो आगे के लिए भी शाही परिवार को चुप रखने के लिए। इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते। बाकी मुझे नहीं लगता भी जसमीत बाई जी या जसमीत बाई जी से संबंधित जो परिवार है वो जसमीत बाई जी या बहन चरणप्रीत का परिवार इसमें कहीं शामिल है। माता जी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो लेकिन रूहे मीत जी की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि उन्होंने शाही परिवार को लेके भी हमें मिसगाइड किया और हनीप्रीत को लेके भी कुछ अलग तरह की जानकारियां दी जो हमारे रिसर्च में मेल नहीं खाती। और इसके बाद शाही परिवार हो सकता है हमारे बारे में गलत धारणा रखता हो, पर हमें उनकी धारणा से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो बताना था वो हम बता चुके। एक ये केस ऐसा है जो सब कुछ पलटने में सक्षम है। इसके अलावा देखो, इतनी सारी रिसर्च करके किसी केस को दोबारा उतारना सामने, उसके लिए 6 महीने साल लग जाएगा कम से कम, और उसके लिए बहुत टाइम और बहुत मैन पावर चाहिए। और फिर उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति, सरकारी अफसर भी ढूंढना पड़ता है जो किसी केस के बारे में डिटेल दे। गुमनाम चिट्ठी वैसे भी अपने आप में एक बोगस केस है जो हाई कोर्ट में कभी लॉ पॉइंट पे स्टैंड कर ही नहीं सकता। मेन एकमात्र ये केस ऐसा था जो स्टैंड कर सकता था, जिसका हमने सच सामने ला दिया। रंजीत मर्डर केस तो पहले खत्म हो चुका है। तो ये क्या है जी, भाई मोजी जिन्ना समा गोभी राम वर्गिया नु गुरु जी नु जेल पे जन्ने ने गाल लिया जे ए रब दा नाम लैन ते चोर लाउंदे तां रब लाउंदे तां रब मुरे आके खड़ जांदा। जी तो रब के साथ ही थे जी, ये तो रब को ही चूना लगा रहे थे, रब का नाम कह लेते तो रब को ही चूना लगाने गए थे। तो पिताजी कहते नहीं भी, आपको मालूम है भी 2013 में हजूर पिताजी आखिरी बार शाह सतनाम जी नगर में आए, और 2013 के बाद जब अगला घर जिसके घर जाना था वो गोबीराम का ही था, और उसके बाद पिताजी कभी डेरे शाह सतनाम जी नगर में आए ही नहीं। मतलब गोबीराम के घर वो जाना नहीं चाहते थे, इसका मतलब कभी आए ही नहीं। तो मतलब इतना मनहूस आदमी है, छोड़ो। लेकिन अब ये चीज हम कोई कच्चे पैर नहीं बोल रहे, हमारे को अमेरिका तक से जानकारियां मिली हैं भी कौन कौन से अपराध ये व्यक्ति कैसे करता है। तो बहुत सारे लोग अब उठने लगे हैं जो ये जानकारियां दे रहे हैं भी इससे हम कैसे पैसा लेके जाते थे, और धीरे धीरे संगत तक की चीज मार करेगी। लेकिन अब आपको कोई व्यक्ति ये कहे कि हजूर पिता ने छत्रपति को मरवाया, तो आप उसके मुंह पे डॉक्यूमेंट्री दे के मारो कि पहले इसका जवाब दो, उसके बाद बात करेंगे। और आप एक और बात मजे की बताऊं आपको, अंशुल छत्रपति जो पार्टी विक्टिम है, आप कभी ये मत, हम ये नहीं कहते भी अंशुल छत्रपति गुनहगार हो सकता है। छोटी उम्र का लड़का था वो, 22 साल के बच्चे को कोई खास समझ नहीं होती। संभव है भी उसका इस्तेमाल किया गया हो, उसे ये यकीन दिला दिया गया हो कि वाकई में हजूर पिताई ने काम करवाया है और जैसा हम कहें वैसा कर, वरना तो इस केस को जीत नहीं पाएगा। तो उसके अंदर एक डर बिठा के रखा गया हो, जैसे शमिंदर कौर में डर बिठा के रखा गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम अंशुल छत्रपति को दोषी नहीं मानते अपनी इस रिसर्च में, बिल्कुल भी। लेकिन क्या है भी उसकी चुप्पी उसे दोषी बनाएगी अब, नहीं तो वो जो हीरो बना फिरता है वो हीरो नहीं बन सकता। उसके कंधे पर रख के मीडिया जो बंदूक चलाता है वो चला नहीं सकता। उसे हीरो बनना है तो उसे अब सच सामने खुद ही बोलना पड़ेगा। अगर वो चुप रहेगा तो दोषी माना जाएगा। दूसरा ये, रामचंद्र छत्रपति ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था जो गुनाह हो। अगर डेरे की मैनेजमेंट गलतियां कर रही थी और गुमनाम चिट्ठी अगर छपी तो उसने खबर छापी, कोई गलत नहीं किया है। पत्रकार का काम है जो भी समाज में खबर उठे उसे छापे। रामचंद्र छत्रपति को
हम किसी भी तरह से नफरत की निगाह से नहीं देखते। वो एक ऐसी विचारधारा को प्रमोट करता था जो नास्तिक थी, ये उसका निजी मसला है। लेकिन डेरे से उसकी दुश्मनी थी या वो इरादतन डेरे को बर्बाद कर रहा था झूठी खबरें चला के, ऐसा नहीं है। गुमनाम चिट्ठी फैलाई गई और फैली, डेरे की और तरकशील लोगों के बीच में लड़ाइयां हुई, ये खबरें उसने छापी। सीबीआई इंक्वायरी बैठी तो उसने खबर छापी। डेरे के अंदर गायें बीमार हुई, उसने खबर छापी। डेरे की मैनेजमेंट जो अव्यवस्था फैलाती थी वो खबर उसने छापी। एक पत्रकार का धर्म है वो छापे, हर कोई छापना चाहिए। लेकिन क्या है, भी वो बलि का बकरा बनेगा, उसके जरिए एक साजिश कामयाब होगी। तो हमें लगता है कि हमें ये दुआ करनी चाहिए भी ईश्वर रामचंद्र छत्रपति की आत्मा जहां भी हो उन्हें शांति प्रदान करे। उन्होंने अपना पत्रकार धर्म निभाया है, हो सकता है वो आज जीवित होते तो इस मैनेजमेंट की साली काली करतूत खुद ही खोल देते। तो इसलिए भी हाँ, ये बात भी सही है भी जिसके पिता की मौत हो उसकी मनोस्थिति का कोई कैसे भी फायदा उठा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो भी ये सारी चीजें आप मान के चलिए भी हम साथ संगत बतौर डेरा सच्चा सौदा भी रामचंद्र छत्रपति के परिवार को और रामचंद्र छत्रपति को किसी भी तरह से दोषी नहीं मान सकते। दोषी वो लोग हैं जिन्होंने इनका इस्तेमाल किया, दोषी वो लोग हैं, गोबीराम जैसे लोग हैं जो फर्जी सबूत देकर आए, वॉकी टॉकी पकड़ाई और उन्होंने मतलब ये सारे एविडेंस प्लांट करने में सीबीआई को गवाही दी। मतलब ये लोग दोषी हैं जो झूठी गवाहियां देके पिताजी को फंसा के आए और झूठी इन्होंने सच सामने नहीं लाए। जिन्होंने फकीर चंद हत्याकांड से बचने के लिए कृष्णलाल का केस वापस करवाया और पिताजी की गवाही को झूठा सिद्ध किया। तो इसलिए इन लोग, हमें कहते ना दुश्मन मरे तो भी हंसना नहीं चाहिए क्योंकि हमने भी एक दिन मर जाना है। तो उसने रामचंद्र छत्रपति जी ने अपनी जान गंवाई है। किस लिए गवाई? क्योंकि हजूर पिताजी को फंसाना था। एक संत को झूठा साबित करने के लिए अगर एक व्यक्ति की हत्या की जाए तो हो सकता है भी संत उस व्यक्ति के सारे पाप माफ करके उसको निज धाम ले जाए, संभव है, क्योंकि उसकी हत्या संत की वजह से, संत को फंसाने के लिए हुई एक तरह से। इसीलिए जैसे जो व्यक्ति मेरे को फंसाने के लिए आज भी जेल में बैठा है, अब वो फाजिल्का की जेल में, जिसने मेरे को नशे के केस में फंसाना चाहा, मुझे आज भी उससे हमदर्दी है। भी उस व्यक्ति को क्या था, उसको तो पैसे की जरूरत थी ना, वो तो गरीब था, उसको तो पैसे 50,000 रुपए का लालच था, भी मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं अपने बच्चों का कोई काम कर दूंगा, उसको तो कोई वो नहीं था। लेकिन अब वो व्यक्ति सजा भुगत रहा है, किस लिए? मुझे फंसाने के लिए, उसको पैसा चाहिए था। मेरा तो कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, उससे सिर्फ अपने बच्चों की कोई डिमांड पूरी करनी थी, उसके लिए पैसा चाहिए था, गरीब आदमी था, इसलिए मुझे उससे हमेशा हमदर्दी रहेगी, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं। और जब भी वो बाहर आएगा तो मेरे लिए तो वो मतलब मुझे अफसोस रहेगा भी मुझे फंसाने के लिए उसे जेल काटनी पड़ी, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसे सब काम करवाया वो पुलिस को पैसे देके बच गया, माशा। तो खैर ये सारी चीजें चलेंगी। थोड़ा आपका समय आज हमने ज्यादा ले लिया है, तो उम्मीद करते हैं भी ये सच्चाई आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सच्चाई आगे पहुंचेगी, दुनिया जानेगी। अगली डॉक्यूमेंट्री हम शायद अभी नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारा फोकस अभी जो गुरबाणी लिखी जा रही है इसका व्याख्या कर रहे हैं, फिलहाल इस पे ज्यादा है ये, क्योंकि लोग अलग टीम लगी थी इस सारे काम के ऊपर और पहले से कुछ रिसर्च हो रखी थी, बहुत सारा काम पहले से हुआ था, लगभग 95% काम हो रखा था, सिर्फ इसको स्क्रीन पे उतारना था, इसलिए काम थोड़ा आसान हो गया। नए सिरे से सारा काम करने के लिए कम से कम 1.5-2 साल चाहिए, फिर भी कोई और जुगाड़ बना तो कोशिश करेंगे। बाकी हम उम्मीद करते हैं सच्चाई सामने आए, इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए जो अपने गुरु से अपनी प्रीत ओढ़ निभा गए और इंसानियत की राह पे शहीद हो गए, ऐसे रूहों को मालिक अपनी गोद में और ऊंचा स्थान प्रदान करे, उनके लिए अरदास करते हैं, हजूर पिता के चरणों नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।